जी। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि वो प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान। अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी है। को स्वरूप राग जानते भाई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से आज सबे आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी कल्याण सुख है सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा तैसी तुम निधारी। बोले पंच परमेष्टि भगवान महावीर भगवान। इसी मंगल व मंगलाचरण के साथ हमारे प्रशिक्षक मैं दीपक सर के लिए अनुरोध करूंगा कि आज के टॉपिक पर प्रशिक्षण प्रदान करें। सम्मान। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम एक बार फिर से इस सुंदर कार्यक्रम में जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा प्रदान किए गए इस मंच पर, और अपने गुरुजनों को और अपने मार्गदर्शक सभी जनों को प्रणाम करते हुए, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज मित्रों, आज है हमारा टॉपिक प्रभावी निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। उसमें से मोस्टली करते हैं सब। अच्छा, नीरज जी आप म्यूट कर लेंगे। उसके अंदर नहीं आता है, लेकिन जो पारस स्कूल वाला हमारा है उसमें नीरज जी आप म्यूट कर लीजिए। वो मैं समझ गया जो भाभी जी का ग्रुप है नीरज जी, उसमें टीचर्स भी है। दूसरी मीटिंग की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आप सभी का। अभिनंदन सर भी हमारे साथ हैं। बोलते हुए थोड़ा संकोच होता है नाम जी। तो आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि ये पूरा सप्ताह आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा और आनंद आया होगा नियत कार्य करते हुए। जैसे अमित जी ने भी लिखा था कि लग रहा था कि बचपन आ गया है, बचपना आ गया है। तो हमने पहले भी जैसे बात की थी कि हमारा ब्रेन तो 5 साल का ही है ना। हमारे ब्रेन की जो पावर है वो 5 साल तक जितनी बननी थी बन गई। अब हम उसको जागृत रखते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके, कुछ नई ट्रिक सीख कर, टेक्निक सीख कर। तो वो जो बच्चा है, जो बचपना है अंदर, वो हमेशा जागृत रहना चाहिए। वो जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब भी हम आगे बढ़ते हैं, जब भी हम अडेप्ट कर पाते हैं नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी जो भी इस वर्ल्ड में आ रही है ना, हम पीछे रुकते नहीं है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके उन शब्दों के लिए, और अच्छा लगा। तो ये पिछले सप्ताह हमने जो भी एक्टिविटीज की हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम खुद के लिए भी और अपने जितने भी हम छात्रों को पढ़ाते हैं, जो भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी हम किस तरीके से छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट का ये कार्यक्रम डेली आयोजित कर सकते हैं। उससे एक तो उत्साह बढ़ता है बच्चों का, है ना, कुछ नया किया। चैलेंज लेना हर किसी को पसंद है, और खासकर छोटे बच्चों को चैलेंज लेना बहुत पसंद होता है। आप उनको बोल दो कि आप ये कर नहीं सकते, तो वो बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। तो वो भावना जब जागृत होती है कि हम करके दिखाएंगे, वो हम लोगों की जीत है शिक्षक होने के नाते, है ना। कि हमारे छात्र बोले नहीं हम तो करेंगे, अब बताइए क्या करना है। तो ये छोटी छोटी हम रिडल्स हैं, पजल्स हैं, या छोटी वीडियोस के माध्यम से हम उनके ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। उनको बता सकते हैं कि आपके अंदर जो पावर्स हैं, है ना। देखिए ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज है जो छिपी है और उसको हम ढूंढ लें तो कितनी खुशी होती है ना। कोई चीज ऐसी है जो मिल नहीं रही थी और हमने कुछ ऐसा आइडिया लगाया, किसी तरह ढूंढ लिया, और घर में कोई नहीं ढूंढ पाया, तो हम बहुत देर तक ना सबको बताते थे कि हमने ढूंढा। तो अगर हम ये बातें करते हैं तो क्या बच्चे नहीं उत्साहित होते होंगे ऐसी चीजों से कि उनको कुछ नया सीखने को मिला,
या नया नया उन्होंने पाया, नई चीज, नए किसी मित्र से मिले या कोई नई बात की। तो आइडिया ये है कि हमारे ब्रेन को हमेशा ना कुछ नया मिलना चाहिए, जो उसका फूड है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फूड है उसका। ब्रेन को एक्टिवेट करना, जागृत करने के लिए उसका फूड है नई इंफॉर्मेशन, उसको नए चैलेंजेस देना। अगर आपने कभी देखा है, ज्यादातर लोग जानते होंगे, पेट लवर्स हैं, डॉग को रोज घुमाने ले जाना पड़ता है और उसको दौड़ाना भी पड़ता है, बॉल फेंकी दौड़ता है। क्यों? अब हमें अगर सुनने आप 10-15 दिन किसी डॉग को घर में बंद कर दो और उसको घुमाने ना ले जाओ या उसे दौड़ाओ नहीं, तो उसके पैर खराब हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी बताते हैं इसको दौड़ाना जरूरी है। तो ऐसे ही हमारा जो दिमाग है ना, उसको भी दौड़ाना जरूरी है। अगर उसको बंद कर दें, है ना, उसके साथ हम काम ना करें, उसे दौड़ाएं ना डेली, तो वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, इनएक्टिव। हमने पहले भी बातें की। तो अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं प्रभावी निर्णय क्षमता, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अब सभी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं यहाँ पर, सभी लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं जीवन में, तो सब बोलेंगे कि सर ये तो आपने क्या बात की, हम तो रोज ही निर्णय लेते हैं, हम रोज ही डिसीजंस लेते हैं। तो आप ऐसा क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो भी यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं जेएसएस में, वो एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं और ये हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पर बातें करते हैं और चर्चा करते हैं और अभ्यास करते हैं, जिससे कि जब हम पढ़ाने जाएंगे या सिखाने जाएंगे तो हमारा जो बेस है वो ऑलरेडी बना होगा। जब नया एक करिकुलम आएगा, नया कोर्स आएगा, तो ये जो बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में कहीं न कहीं स्ट्राइक करेंगी कि ओह! ये तो हमने सुना था, ये तो हमने पढ़ा था, है ना? जैसे अभी हम बहुत सारी बातें करते हैं तो आप बताते हैं नहीं हमने पढ़ा है, पहले भी बीएड में पढ़ा है, प्रैक्टिस करते समय पढ़ा है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे अभ्यास। तो ये जो भी हम काम करेंगे, वो करने वाले हैं अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है, तो सबसे पहले तो हमें खुद स्टूडेंट बनते हुए उसको एब्ज़ॉर्ब करना है, नई बातें, नई चीज़ों को, और उसके बाद बच्चों तक कैसे पहुँचानी है। क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बच्चों से संबंधित और भी चीज़ें आने वाली है कि बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से उनके साथ कार्य करना है, तो वो सारा अगले जो भी सेशंस डिज़ाइन होंगे उसमें आने वाला है। लेकिन अभी हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं, जो जीवन कौशल से संबंधित चीज़ें हैं, लाइफ़ स्किल से संबंधित चीज़ें हैं, वो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है प्रभावी निर्णय क्षमता। तो अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमें समझना है कि निर्णय होता क्या है? डिसीज़न होता क्या है? क्या होता है निर्णय? कौन बताना चाहेगा? डिसीज़न होता क्या है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दीजिए। चलिए हम आपकी मदद करते हैं। आज 7:30 बजे हमें वेबिनार अटेंड करनी है। हमने एक निर्णय लिया, डिसीज़न लिया जब ही हम कर पाए। तो ये प्रभाव है डिसीज़न का। और कोई मित्र बताना चाहेंगे? निर्णय का कोई एग्ज़ाम्पल, डिसीज़न का एग्ज़ाम्पल? सिंपल। जी, किसी किसी कार्य को करने का ठान लेना, मन में सोच लेना कि हमें ये करना ही है, विचार ठान कर लेना। लेना और हमने सोचा कि हाँ, ये करना है। ये एक जी, निर्णय है ना? जी, निर्णय। जी, अभी हम निर्णय तक ही हैं, अभिनंदन जी सर ने जैसा कहा कि हम ठान लें, बात कर लें। तो उसके बाद एक्शंस आते हैं। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ़ निर्णय लेने की, कि निर्णय कैसे लेना है और उसकी पहचान क्या है, ठीक है? तो अ, सजल जी आप आगे स्लाइड कर दीजिएगा अगली, नेक्स्ट। जी, तो अभी डिसीज़न लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब कभी भी। मान लीजिए आज हम जिस भी फ़ील्ड में हैं, जो भी क्षेत्र हम जिसमें काम कर रहे हैं, वो हमने कभी न कभी निर्धारित किया था, निर्णय लिया था या डिसाइड किया था, जभी हम यहाँ पर हैं। कुछ लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग स्कूल चला रहे हैं, है ना? कुछ लोग इस तरीके से ये जो वेबिनार्स हैं, वो अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहीं न कहीं डिसाइड किया है लाइफ़ में या डिसीज़न लिया है, निर्णय लिया है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे या एक्चुअली ये होता है हमारे गोल से संबंधित, हमारा एम क्या है जीवन का, लाइफ़ का, है ना? तो
उससे संबंधित जब हम करके देखते हैं तो हम डिसाइड कर पाते हैं। अब मान लीजिए आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे, इससे नेक्स्ट जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने निर्णय की पहचान करना। ज्यादातर समय पर ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो कंफ्यूज खड़े होते हैं एक जगह पर और वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते। बच्चों के साथ कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया है सभी ने, कि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं या डिसाइड नहीं कर पाते तो आपके पास आएंगे, फिर पूछेंगे या पेरेंट्स के पास जाएंगे पूछेंगे, या कई बार वो काम ही नहीं करते इस वजह से, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है या किस तरीके से करना है ना। कई बार आपने देखा है बच्चे आके कहते हैं मैम हमें बताओ, सर हमें बताओ कि करना कैसे है। ऐसा होता है, सभी मानते हैं। सॉरी सभी सर, के मैं साथ 1 दिन मिनट का समय लूंगा, 1 हाँ मिनट नीरज से ये आधे समय जी जी नीरज कि अभी जो अपना टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक में यदि आपका वीडियो ऑन हो तो संवाद करने में हमें और आप दोनों को मजा आएगा। तो हमारे बीच अंजना जी, अंकिता जी, दीपाली जी, दिलीप कुमार जी, दुर्गा जी, हर्षिता जी, निकिता सोनी जी, आप प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें ताकि हम आपसे संवाद स्थापित बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। एक बार पुनः मैं सभी के नाम बताना चाहता हूँ, रिया जी, अंकिता जी, निकिता जी, अंजना जी, दीपाली जी, आप प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। जी धन्यवाद। प्लीज सर कंटिन्यू। धन्यवाद नीरज। हमारे 8 मित्र हैं जो जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, और जैसे नीरज जी ने कहा कृपया वीडियो ऑन जरूर कीजिए, और अगर किसी भी तरीके का संकोच है वीडियो ऑन करने में तो बताइएगा। ये पूरा परिवार है, कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि निर्णय क्षमता, निर्णय की पहचान कैसे करें, निर्णय की पहचान कैसे करें, निर्णय को कैसे समझे कि सही निर्णय गलत, ये हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादातर आप सभी ने देखा होगा, सभी ने किया होगा ये नोटिस कि बच्चे आते हैं और आपसे कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें वो उन्हें लगता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाए। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? जी जी अंकिता सोनी जी, आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे अपने डेली लाइफ से? बच्चे आते हैं आपके पास, डिसाइड नहीं कर पा रहे। अनम्यूट कर लीजिए। जी सॉरी सर। बच्चे कोई प्रश्न नहीं पूछते दिन में? पूछते तो है सर, कुछ हम्म कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आप कैसे समाधान निकालते हैं उनका, क्या करते हैं उसके लिए? सोच के बताइए, वहां वापस जाइए जब होता है ऐसा इंसिडेंट, और आप क्या करते हैं उस समय बच्चों के साथ, क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं? जी आप क्या कहते हैं? आप उनसे कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे? नो सर, बताते तो हैं, समझ में हाँ आता है तो बता देते हैं। जी, और नहीं आता तो? मना तो नहीं करते हैं सर, हम्म लेकिन जो जो कुछ समझ में आता है वो बता देते हैं। हम्म। तो यहाँ पर एम ये है कि हम बच्चों को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। जी रिया राजपूत जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर जो हम बता रहे पढ़ाई से रिलेटेड भी है। वैसे दिन भर में बच्चे काफी प्रश्न करते, हम उम्मीद करते हैं कि हम हर प्रश्न का समाधान करें, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि
एक शिक्षक ही हैं जो हमारी हर समस्या का हल कर सकते हैं। जी जैसे कि सर हमने एक बार उन्हें पर्यायवाची शब्द पढ़ाए थे, तो पर्यायवाची में एक शब्द के कई शब्द निकल के आते हैं, मतलब नाम निकल के आते हैं। हमने उनको ये समझाया तो हमारे हिसाब से तो हमने अच्छे से समझा दिया और हमें लग रहा था कि उन्हें समझ में आ गया है। लेकिन जी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनने सवाल किया कि मैम ये बताइए क्या? सर हमने उन्हें उन्हीं का मतलब उदाहरण लिखा कि बेटा जैसे कि आपके कई नाम होते हैं। घर में कोई आपको छोटू, पिंकू कुछ भी बुलाता है, लेकिन आप बदल तो नहीं जाते ना। तो हमने ऐसे उन्हीं के मतलब ऐसे आम उदाहरण लेकर बिल्कुल सही जिससे बात। वो उन्हें आसानी से समझ सकें। जटिल उदाहरण ना लेकर उन्हीं की जो निजी जीवन जिससे वो आसानी से समझ सकें, ऐसे उदाहरण लेकर उन्हें समझाना चाहिए। जिससे उनका मार्गदर्शन भी होता है और उन्हें बात आसानी से समझ में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी का मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब उन्हें हम ऐसे उदाहरण दें जिन्हें वो समझ सकें और बच्चे तो अभी छोटे हैं तो उन्हें सरल उदाहरण देना ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोई भी हो, अगर सरलता से समझाया जाएगा तो बहुत आसानी से समझ में भी आता है और याद भी रहता है। जैसे आपने बताया कि पर्यायवाची है और एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम हो सकते हैं और अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, अगर वो भूल भी जाएँगे तो याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था कि मेरा नाम घर पे छोटू है ना? मेरा कोई फ्रेंड मुझे कुछ और बुलाता है, मेरा स्कूल में नाम कुछ और है, याद आ जाएगा पर्यायवाची क्या होता है। बहुत बढ़िया रिया जी। तो अभी क्या हुआ कि चलिए ये तो हमने एक अपना शैक्षिक स्तर पर बताया, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में कोई निर्णय लेना है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? जो भी आपको निर्णय लेना है, उसकी पहचान करनी है। पहचान करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्णय है, वो हमें किस दिशा में लेकर जाएगा? क्या वह निर्णय हमारे गोल की ओर लेकर जा रहा है या हमें गोल से दूर करेगा, हमारे एम से दूर करेगा, है ना? मान लीजिए हमें निर्णय लेना है कि किसी को भूख लगी है ना? तो निर्णय क्या लिया जाए कि खाना खाना है और खाना खाने के लिए 2-3 तरीके होंगे कि घर में कुछ बना रखा है तो खा लें या बनाकर खा लें या बाज़ार से लाकर खा लें, ठीक है? तो अब निर्णय हमें लेना है इन तीनों में कि हमें करना क्या है। अब ये डिपेंड करेगा सभी की अपनी-अपनी सिचुएशन में। किसी को खाना बनाना आता है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना आता तो फिर बाज़ार से लें। या फिर निर्णय लेना है कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से उस पर काम करना है। या कोई ऐसा निर्णय लेना है कि बहुत इमरजेंसी आपको रिक्वायरमेंट कुछ आ गई और इमीडिएटली कोई भी आपको डिसीज़न लेना है। मान लीजिए स्कूल में कुछ हो जाता है कि बच्चा कोई चोटिल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहले क्या निर्णय होगा कि उसको फर्स्ट एड दिलाई जाए, है ना? और फर्स्ट एड दिलाने के लिए क्या होगा, हो सकता है हमारे स्कूल में जो है उपलब्ध चीज़ें हम उससे दें या फिर सबसे पास में जो क्लिनिक है वहाँ ले जाया जाए बच्चों को। तो ये होता है कि हम निर्णय ले रहे हैं, है ना? उस निर्णय की पहचान करनी है कि क्या वो निर्णय सही दिशा में है? क्या उसका फल वो मिलेगा जो हम हमें चाहिए, है ना? रिज़ल्ट वो मिलेगा जो डिज़ायर्ड है ना? अगर हमें पहुँचना है दिल्ली और हम उल्टी दिशा में चलेंगे, तो क्या वो निर्णय सही है हमारा? हो सकता है कि हम उल्टी दिशा में चल के और घूमते हुए दिल्ली पहुँच भी जाएँ, लेकिन उससे क्या होगा, उससे हमारा समय और रिसोर्सेज़ वेस्ट होंगे, है ना? जो काम हम कम समय में कर सकते थे, उसको करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आपने बोला कि चलो हम पहुँच तो गए, दिल्ली पहुँचना था, दिल्ली पहुँच गए, लेकिन क्या हमारे हमारी रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल हुई? क्या हमने अपने रिसोर्सेज़ बचाए? क्या हमने अपना समय बचाया? लेकिन अगर पहुँचना था दिल्ली 16 तारीख को और हम 17 को पहुँचे, तो जो कार्यक्रम 16 को होना था वो तो हो गया, लेकिन हम 17 को पहुँचे तो क्या वो हमारा एम जो गोल था, वो पूरा हुआ? नहीं हुआ ना। तो होता क्या है कि हमें निर्णय को इतने सूक्ष्म रूप से, इतने अच्छे तरीके से परिभाषित करना है, यानी डिफाइन करना है कि हम उसको ईज़िली ले पाएँ। यानी कि उसको ईज़िली जैसे बहुत बार देखा होगा बहुत सारे लोग डिसीज़न लेने के लिए क्या करते हैं, टॉस करते हैं या पर्चियाँ निकालते हैं। तो ये हो गया लक के बेस पर डिसीज़न लेना। लेकिन हमें डिसीजन लेना चाहिए डेटा के बेस पर। डेटा क्या बोलता है ना? वो हमें मदद करेगा कि हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस क्या रहे। तो हम यही बातें आज करने वाले हैं। यही हम विचार-विमर्श करेंगे आपस में सब लोग मिलकर कि निर्णय क्षमता कैसे बढ़ानी चाहिए, सही निर्णय किस प्रकार लेने चाहिए और वो हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है? अगला स्लाइड कर देंगे।
तो अभी हम बात कर रहे थे कि डेटा, सलील जी अगला कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे डेटा की, है ना। तो अपने निर्णय से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी है। जो हम निर्णय लेने वाले हैं, कई बार हम जनरली क्या करते हैं, अपनी गट फील के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। हमने सोचा कि हाँ ये ठीक ही है ना। हमने सोचा कि ये जो हम पिछला कभी देखते आए, पढ़ते आए, सुनते आए हैं, उसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो हमें लगता है नहीं ये तो सही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, आज से अब से एक अभ्यास करना है। जब भी हम कोई निर्णय ले रहे हैं, उसके लिए डेटा इकट्ठा करना है, उसके लिए जानकारी इकट्ठी करनी है ना। जानकारी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, है ना। क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, है ना। कितने रूप में, कितने प्रकार से हो सकता है, या कितनी मात्रा में कर सकते हैं हम लोग, क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी देर तक होना है। मान लीजिए कोई यात्रा करनी है तो कितने दिन तक चलेगी, 5 दिन तक चलेगी, 7 दिन तक चलेगी, 12 दिन तक चलेगी, या 1 दिन की यात्रा है। या कोई आयोजन होना है तो उसका टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे का है, 5 घंटे का है, 2 घंटे का है। उसको कौन-कौन करने वाले हैं, उसमें किस-किस की क्या ज़िम्मेदारी होगी, है ना? कहाँ पर होगा? ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी करेंगे, तो हम एक अच्छा डिसीज़न ले पाएँगे। कारण क्या है कि मान लीजिए हमने कोई कार्यक्रम किया और हमें कार्यक्रम करने के लिए हमें लगा कि इसमें 300 लोग आने वाले हैं। हमने डेटा इकट्ठा किया कि इसमें कितने लोग आएँगे, 300 लोग। फिर हम उसी के अनुसार उसकी जगह निर्धारित करेंगे। जगह निर्धारित करने चले तो हमें पता पड़ा कि हम जो डेट हमने फिक्स की है, उस डेट में वो जगहें नहीं है, तो हम डेट चेंज कर सकते हैं। उसको किस प्रकार आयोजित किया जाएगा, उसमें क्या कंटेंट होगा, क्या किस तरीके से उसको बताया जाएगा, कौन उसमें आपके बोलने वाले वक्ता होंगे। तो क्या है कि ये जब हम डिसाइड कर रहे हैं, है ना? उसका जब डेटा होगा हमारे पास, देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही इतने सारे क्वेश्चन पूछने पड़े, लेकिन हमें जितने हो सके मैक्सिमम उतने क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए अपने आप से, या उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उसमें क्या-क्या होने वाला है ना? जैसे आपने बहुत मज़ेदार एक ऐड आता था, पहले भी शायद देखा होगा। एक मसाले का ऐड आता है, एमडीएच या किसी और का, एवरेस्ट का, है ना? वो कहीं भी कुछ कर रही होती है लेडी और उसको याद आता है ना? कोई भी मसाला याद आता है उसे एकदम, हल्दी, हाँ, या फिर उसको याद आता है कि उसमें वो कुछ जावित्री डालनी है, जायफल, कुछ भी डालना है। तो क्या हो रहा था, वो एक रेसिपी थी कि कोई मसाला बनाना था, जैसे उसको सांभर मसाला बनाना था एग्ज़ाम्पल, और वो घर पे बनाते हैं। तो अब उसको याद नहीं था, तो वो जभी भी उसे याद आता था, उसे याद कर लेती थी। फिर उसका क्या सॉल्यूशन दिया था कंपनी ने, कि हम आपको रेडीमेड पैक्ड मसाला दे रहे हैं, सांभर मसाला, बस खोलिए और डालिए, है ना? तो क्या किया कंपनी ने इस केस में, उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि इसमें मसाले कौन-कौन से चाहिए होते हैं, उस मसाले के लिए कितना, कौन-सा मसाला कितने ग्राम डलने वाला है, और उसको पीस कर किस तरह तैयार करना है और दे देना है। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, ईज़िली अवेलेबल हो गया वो सभी को, है ना? बस जाना है, शेल्फ से उठाना है और जब ज़रूरत है खोल के यूज़ कर लेना है। तो अभी क्या निर्णय लिया गया कि लाइफ ईज़ी बनानी है कस्टमर की, तो उन्होंने रेडीमेड दे दिया। आजकल सब कुछ रेडीमेड आ रहा है। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हर तरीके का खाना पैक्ड मिलता है, आप सिर्फ जाइए, गरम कीजिए और खाइए। तो अभी क्या हो रहा है कि निर्णय लेने के लिए जितनी जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं, देखिए शुरू में हो सकता है अभ्यास करते समय हमें लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जितना अभ्यास कर सकते हैं, जैसे हम अब अगले 7 दिनों में अभ्यास करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि निर्णय लेने के लिए डेटा होना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? जैसे मान लीजिए एक निर्णय लेते हैं और हम आपको बोलते हैं कि हम आज यात्रा करेंगे और हम सब मिलने वाले हैं। बस से सब सब लोग इकट्ठा होकर चलेंगे, हम 30-40 लोग हैं और आज हम चलेंगे और हमें जाना है जयपुर, ठीक है? अब ये सारा सामान लेकर आइए, खाने-पीने का या रहने का जो भी व्यवस्था है सब लेकर आइएगा और आज हम मिलने वाले हैं। कौन बताएगा इसमें क्या मिसिंग है? ये निर्णय अधूरा है, इसमें क्या मिसिंग है? सर आप फिर से बता सकते हैं क्या? मैंने सुना नहीं अच्छे से। जी, हम एक यात्रा पर जा रहे हैं, 30 लोग, मान लीजिए ग्रुप बनाया हम सबने, सारे ही जितने भी आज हमारे इस प्रोग्राम में हैं, 25 लोग, सभी लोग एक यात्रा पे जा रहे हैं और हम जयपुर जाने वाले हैं, ठीक? हमने बता दिया कि आप सभी लोग ये सामान की एक लिस्ट दे दी कि सामान अपने साथ रख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा
और हम आज मिलने वाले हैं, यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है, हमने आप सबको बता दिया और आप सब लोग चले गए तैयारी कर। तो इसमें क्या मिसिंग है? सर बस आई से थिंक जाएंगे इकट्ठा होकर? बताया नहीं। हाँ ठीक है जी, समय समय और सर, इसमें ये है कि हम कहाँ मिलने वाले हैं, जगह जी, लोकेशन। 2 चीजें मिसिंग है कि हम कहाँ, जी, बस आपको कहाँ मिलेगी कहाँ और किस मिलेंगे, समय मिलेगी, है ना? किस समय? हाँ 2 मिसिंग है। अब आप सुबह से लेके शाम तक बैठे रहिए और बैठोगे भी कहाँ जाकर? कौन सी जगह बैठोगे? सबसे पहले जगह लोकेशन। है चलिए, मैम, तो जगह हमने है कि हम लोकेशन भी कहाँ बता दी। कौन सी जगह पे मिलेंगे। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थान क्या होगा, है ना? और वो किस समय बस डिपार्ट करेगी, चलेगी। तो ये 2 चीजें अगर मिसिंग है किसी निर्णय में, तो क्या निर्णय पूरा होगा? है ना? बहुत सारे लोग तो पहुँच ही नहीं पाएँगे, कोई भी नहीं पहुँच पाएगा वैसे तो, क्योंकि पता ही नहीं है जाना कहाँ है ना? तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हम मिस कर रहे होते हैं, डिसीज़न लेते टाइम, और हम उसको ना बहुत नॉर्मली कैजुअली लेते हैं कि चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, अगर आपको खाना बनाते समय ये पता ना हो कि नमक कितनी मात्रा में डालना है, फ़र्क पड़ता है। या तो कम रहेगा या तो ज़्यादा रहेगा, है ना? इसीलिए जो भी कार्य हम जीवन में करें, उसमें किसी भी कार्य की कितनी मात्रा होगी, उसका निर्णय लेना हमें बहुत आवश्यक है। उसका डेटा होना बहुत आवश्यक है। उससे संबंधित जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। हाउ मच, कितना, है ना? तो अभी जो हमने पहला डिसीजन लिया, उसमें था व्हेन एंड वेयर गायब था। कब, कब और कहाँ। कब मिलना है और कहाँ मिलना है ना? और अगर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं तो उसमें गायब हो सकता है हाउ मच, कितना, कितना डालना है ना? कितना मसाला होना चाहिए, कितना उसके अंदर सामग्री होनी चाहिए, वो हो। तो ऐसे ही जब हम कोई भी निर्णय लें जीवन में, जो भी कार्य करें, उसमें हमें सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होने चाहिए। जी, तो क्या आवश्यक है अब हमारे लिए निर्णय लेने के लिए? हमारे को सारे क्वेश्चंस के आंसर, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, है ना? ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसे बता रहा हूँ बेटा? जी, सेवा किसी का कोई प्रश्न? चलिए, सहेल जी आगे शेयर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे जब हम निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उस विकल्प की पहचान करनी है, यानी आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए आपके पास 6, 7, 8 विकल्प है, उसमें से एक कौन सा विकल्प आपके लिए बेस्ट है, उसको चूज करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो आपको शॉपकीपर बहुत सारे मोबाइल दिखाते हैं, तो हम उसके विकल्प, जो उसका ऑप्शन है हमारे पास, उसकी पहचान कैसे करते हैं? कौन बताना चाहेंगे कि हम अगर एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो अपने लिए बेस्ट सुटेबल मोबाइल खरीदने के लिए क्या-क्या आपने सोचा है कि उस कैसे मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ कि मेरे लिए बेस्ट मोबाइल सुटेबल है? क्या-क्या उसके डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं? क्या-क्या हो सकता है उसके लिए सोच विचार करने के लिए? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जी, अभिनंदन जी। जी सर। कोई भी गैजेट्स है, जैसे मोबाइल ही का उदाहरण लें, तो सब लोगों की जो ज़रूरत है वो अलग-अलग हो सकती है। जैसे जी, हमें स्मार्टफ़ोन चाहिए या फीचर्स फ़ोन चाहिए। यदि स्मार्टफ़ोन चाहिए तो कितनी ज़रूरत है, कितने जीबी का कैमरा चाहिए, जी, कितने जीबी की रैम, रोम चाहिए, और क्या-क्या फीचर्स उसमें चाहिए। फीचर्स देखेंगे, इनके साथ-साथ कीमत भी देखेंगे। बिल्कुल। अपनी बजट में कितना कितना बजट है उस हिसाब से, क्योंकि फ़ोन सभी रेंज में आजकल मिलते हैं। जी, कुछ हज़ार से लेकर के लाखों रुपए तक के भी हो सकते हैं। अपना बजट कितना है उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। जी, बिल्कुल सही बात। जी, रिया जी, जी। आपने हैंड रेज़ किया है? हैंड डाउन कर लीजिए अगर गलती से हो गया तो। जी, जी विवेक जी। हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं क्या?
हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि अगर हम मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं तो उसके हाँ जी। विकल्पों की पहचान कैसे करेंगे कि हमारे लिए सूटेबल क्या है? जी, अभिनंदन जी ने बहुत अच्छा बताया है। जी, ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे, जीबी के बारे में, कितनी जीबी है, कैसे कैमरा लेना है, क्या उस सब फीचर्स देखते हैं। फीचर्स के आधार पर हम डिसाइड, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है हमें आवश्यकता किस चीज़ की है। कोई मोबाइल बिल्कुल। के लिए हमें कितने किस टाइप का फ़ोन चाहिए। वही जैसे हमें इतनी सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, बड़े कैमरे की आवश्यकता नहीं तो हम नहीं लेंगे। इन बिल्कुल सब सही बात। चीज़ों पर ही हम फ़ोकस करेंगे। हमें जिस चीज़ों की आवश्यकता होगी उसका आधार पर हम फ़ोन लेंगे। जी। जी, विवेक जी, बहुत बढ़िया। तो हम बात ये कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे को फीचर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं फ़ोन, ठीक? और उसके साथ हम एक बजट डिसाइड करेंगे कि ये बजट हमारा है मैक्सिमम, इस लिमिट तक हम जाएँगे और इस लिमिट में हम डिसाइड ये करेंगे कि कौन-कौन से फीचर्स हमें मिल सकते हैं बेस्ट, है ना? तो अगर हमारे हम जब लेने जा रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि मैं 15,000 का एक फ़ोन लेने जाऊँगा और उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, मैं कंपैरिज़न करूँगा और ट्राई करूँगा कि मेरे सारे फीचर्स वो 15 से भी कम रेंज में मिल जाएँ, है ना? ये हम कोशिश करेंगे, या हमें थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा, 15 तक जाना पड़ा और फीचर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है जो हमें चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 15,000 के अंदर उस फीचर के साथ फ़ोन ले लें, एक एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम लोग ये कपड़े खरीदने जाते हैं, है ना? क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन-सा कपड़ा लेना है? जी, कौन मित्र बताना चाहेंगे? कौन-सा सूट खरीदना है, कौन-सा शर्ट खरीदना है? किस तरह डिसाइड करते हैं हम लोग? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है उसमें, जब भी कोई कपड़ा लेने जाते हैं? सबसे पहली चीज़ हम क्या, सबके दिमाग में क्या होता है सबसे पहली चीज़? जी, शिवानी जी, शिवानी अग्रवाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। जी, बताइए। सबसे पहले हम कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, कपड़े की रेंज देखते हैं कि वो कपड़े की रेंज क्या है, हम उस कपड़े को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं और वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो सही रेंज में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर ये सब डिसाइड करके हम कपड़े खरीदते हैं। घर से जाते वक़्त सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, कपड़ा लेने के लिए? कपड़े लेने के लिए वीडियो ऑन। हम जी, पहले ये सोचते हैं कि हमें कौन से कपड़े लेने हैं, क्या चाहिए है। जी, जी, फिर अपनी रेंज के हिसाब से देखते हैं कि हमारे मतलब कितने तक हम खरीद सकते हैं कपड़े। जी। क्योंकि हमारे हिसाब से हर किसी की कंडीशन मतलब सही नहीं होती है, कोई हाई नहीं, क्वालिटी नहीं, की वो छोड़ देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट हम जनरल बात कर रहे हैं कि हम क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला जो आपने बताया कि मैं कौन-सा कपड़ा खरीदना चाह रहा हूँ। क्या मेरी शर्ट मेरे को रिक्वायर्ड है या मेरे को पैंट रिक्वायर्ड है या मेरे को दोनों ही रिक्वायर्ड है या मेरे को सूट रिक्वायर्ड है ना? या साड़ी रिक्वायर्ड है, वो आप डिसाइड करेंगे, सबसे पहला। और उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या डिसाइड करते हैं? कलर। जो ऑलरेडी है, क्या वो उस कलर का कपड़ा लाते हैं हम? नहीं। या प्रिंट? हैं? जो ऑलरेडी है, वैसे ही कलर का कपड़ा, वैसे ही प्रिंट का कपड़ा कभी लाते हैं हम खरीद के? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या डिसाइड होता है? कलर, कि इस बार हम कौन से कलर के कपड़े लेने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं इस बार डिसाइड करूँगा कि मैं व्हाइट लेने वाला हूँ, है ना? या कोई ऐसा कलर लूँगा जो मैंने अभी तक नहीं लिया, है ना? ये डिसाइड करते हैं। या फिर पर्टिकुलर है कि भई किसी ऐसे ओकेज़न के लिए जा रहे हैं जहाँ पर थीम रखी गई है कि इसी कलर के कपड़े पहनने, ब्लैक ही पहन के आना है। तो फिर हम ब्लैक डिसाइड करेंगे, ब्लैक ही लेकर आना है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि मुझे किस तरीके का कपड़ा लेना है और कलर क्या लेने हैं। इसमें सबसे 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। तीसरा फैक्टर फिर ये होगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, कम रेट में अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, ये हम डिसाइड करते हैं। ये पैरामीटर्स आगे आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जभी भी हम निर्णय लें, डिसीजन लें, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्रिटिकल पार्ट है ना? उस पर ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि चलिए, ये तो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमारे डेली रूटीन से आ रहे हैं, हम बहुत आसानी से समझ भी पा रहे हैं। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आते हैं जीवन में जो हमने कभी शायद पहली बार करने जा रहे हो लाइफ में, है ना?
आपको जॉब में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है या अपॉर्चुनिटी आई कि जो आपको पहली बार करना है, उस टाइम आप जब डिसीजन लेंगे तो कैसे लेंगे, है ना? तो उस कार्य को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो उसके बिना वो कार्य हो नहीं सकता या बहुत अच्छे से नहीं हो सकता, हमें वो पहचान करनी है। वो 1, 2 या 3 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, है ना, जिसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ड्यूटी मिली कि इस बार हम लोगों को अपने विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ानी है, ठीक है, और हमें नए छात्रों को एडमिशन देना है। तो अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा छात्रों को एडमिट कराने के लिए, एडमिशन देने के लिए? सर क्या एक ऐसी चीज आप सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रखोगे या कोई ऐसा फिल्टर रखोगे? क्या होगा वो जिसके आधार पर आप नए बच्चों का एडमिशन कराने वाले हो, नए छात्रों का? एक बताइए जो ये पैरामीटर। जी सर, हाँ जी, क्या आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आवाज आ रही सर हमारी? आ रही, हाँ जी। सर नीरज जी, पोस्ट हट गया सर, पीपीटी शो नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, अभी हाँ रहने जी। दीजिए, अभी डिस्कस कर रहे हैं, तब तक चल जाएगा। हाँ सर। तो भाई जी होस्ट बना दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हट गया है सर। जी जी मित्रों, तो क्या एक ऐसा कौन सा फिल्टर या ऐसा कौन सा पैरामीटर या ऐसा क्या डिसाइड करेंगे जो नए स्टूडेंट को आप एडमिट करेंगे, किस आधार पर करेंगे? कौन बताना चाहेंगे? जी प्रिया जी, प्रिया तामकर जी। एज। वो एज ठीक है, और कौन बताना चाहेंगे? जी रक्षा जी, रक्षा शुक्ला जी। जी सर, एज देखेंगे सबसे पहले, और फिर थोड़ा ये देखेंगे कि आता क्या क्या है, टेस्ट वगैरह। वो तो टेस्ट जब देने आएगा बच्चा तब हम डिसाइड करेंगे। हमें उससे पहले कुछ पैरामीटर, कुछ फिल्टर बनाने हैं, कुछ डिसाइड करना है हमें बच्चों को एडमिट कराने के लिए। वो क्या क्या करेंगे? चलिए, आपने एक टेस्ट पेपर बना लिया आपने, ठीक है, मान लिया एज आपने बना लिया, टेस्ट पेपर भी बना के रख लिया, है ना? और तो देखेंगे बच्चा पढ़ना चाह रहा है या नहीं स्कूल में। नहीं, अभी कोई एडमिशन लेने आ रहा है तो पढ़ना ही चाह रहा होगा। चलिए, उसका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है बच्चे का, कि वो सीखना चाह रहा है नहीं चाह रहा है ना, वो समझ लेंगे हम। डिसाइड हो जाएगा कि बच्चे जो भी आ रहा है छात्र, वो सीखने वाला है या हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सिखाने की। चलिए, और जी दिलीप कुमार जी, आप बताएंगे? दिलीप कुमार पंथी जी, दीपा ठाकुर जी, बाकी सभी लोग वीडियो ऑन जरूर कर लीजिए। नीरज जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो नहीं, जिन्होंने वीडियो ऑफ किया उनको आप एग्जिट करा दें? वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है। आप उनको एग्जिट करा सकते हैं, उनको हटा दीजिए ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है शायद हमारे साथ रहने में, क्योंकि इतने आई थिंक 9-10 वेबिनार होने के बाद हमें कर रही हैं, तो फिर एक्चुअली स्कूल में भी डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसे शिक्षकों को रखना भी है जिनको डिसिप्लिन का कोई महत्व नहीं है लाइफ में। स्कूल भी शायद बच्चों के साथ मजाक कर रहा है, ऐसे शिक्षकों को रखकर जिनको डिसिप्लिन का एहसास ना हो। ओके, हेलो जयदन सर। जय जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम। ओके सर, उस टाइम आवाज नहीं सही से जा रही थी तो नहीं बोला। जी प्रिया जी, बताइए। तो सर, यदि हमें किसी बच्चे का मेजरमेंट करना है, यदि अगर मतलब एडमिशन से पहले यदि वो हमारे स्कूल आता है तो ओके, तो सर बच्चे के अकॉर्डिंग यदि मतलब पहले हम थोड़ा सा पेरेंट्स का बायोडाटा लेके बच्चे का एनवायरनमेंट जानने की कोशिश करें कि वो किस फील्ड से आया है, कैसा है उसका, पेरेंट्स का बिहेवियर देखें हम। तो पेरेंट्स के बिहेवियर से हम थोड़े से उसके बिहेवियर की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो हमें शायद इतना करना चाहिए कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन पेरेंट्स से भी करें। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट तो ये होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि हाँ, एज भी डिपेंड करती है, बट ये है कि
वो किस एज का है और किस तरीके से वो किस फील्ड में मतलब जा रहा है या किस क्लास में जा रहा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। जी तो वो भी एक पॉइंट रहेगा हमारे लिए। लेकिन ऑल ओवर पहले सबसे पहला मेन पॉइंट यही रहना चाहिए कि हम यदि वो स्कूल में आता ही है तो हम उसका एनवायरनमेंट जान लें कि वो किस एनवायरनमेंट से आया है जी और चलिए हमें आगे उसमें बढ़ते क्या हैं। क्या अंजना परिवर्तन अंजना करने पड़ेंगे। अंजना जी ने भी हैंड रेज किया। जी अंजना जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर जो अगर बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो सबसे पहले हम उसकी एज देखेंगे, उसके बाद हम ये भी देखेंगे स्कूल के बारे में, क्वालिटी के बारे में भी बताएंगे, उसकी सुख सुविधा मतलब सुविधाओं के बारे में भी बताएंगे। या स्कूल आपके नजदीकी भी है, आप आसानी से उसको रिसीव भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। और ये भी देखेंगे क्या बच्चे को उसके मतलब घर के बजट के अनुसार स्कूल दिलाएंगे। अगर हाई फाई स्कूल में एडमिशन दिला भी दिया, क्या वो उसके परिवार या फैमिली के उसके मतलब फीस भर पाएंगे या भी नहीं। इन सब सुविधा का ध्यान रख कर अपने बच्चों को उनके हिसाब से स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। चलिए अभी देखिए हमारे ब्रेन की ब्यूटी देखिए कि हम ना बहुत ज्यादा एकदम से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है सभी हमें क्या करना है कि हमें एक फोकस अप्रोच करनी है, मतलब हमें बहुत ध्यान केंद्रित करते हुए हमें डिसीजन लेना है। सबसे पहले जब भी हम ओपन करेंगे एडमिशन, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा कि हम किस कक्षा में या सेक्शन में बच्चों को एडमिट कराने वाले हैं, है ना। हमारे पास जगह कौन से सेक्शंस में है, या हम एक्सपेंड कौन सा कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट क्लास का कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं, प्री नर्सरी कर रहे हैं, 5th या 6th 7th 8th को कर रहे हैं। तो डिसीजन सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या लेंगे हम लोग कि क्लास किस क्लास में हम लोग एडमिट करने वाले हैं, किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, है ना। दूसरा डिसीजन फिर आपका वो आता है कि हम एज, फिर हम एज देखेंगे कि क्या वो उस क्लास में फिट होता है। फिर हम उसके बाद तैयारी करेंगे कि उसका कोई टेस्ट लेना है बच्चे का, या फिर हम ऐसे बच्चों को ज्यादा लेना चाहेंगे जो हमारे स्कूल के आसपास हो, या हमने कोई ऐसा एक टारगेट बनाया है कि इस एरिया से ज्यादा बच्चे आने चाहिए इस बार, है ना। ये निर्णय लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमें स्कूल को एक्सपेंड करना है ना, स्कूल को बढ़ाना है ना। जी और हमें ये भी देखना है कि अलग अलग तरीके के बच्चे आए, या हम ये चाहते हैं कि किसी एक खास तरीके के बच्चे स्पेशली हमारे स्कूल में आना शुरू हो, है ना, किसी स्पेशल कैटेगरी के बच्चे आना शुरू हो। तो वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है शुरुआत करने के लिए कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हम कौन कौन सी क्लासेस में कितने बच्चे एनरोल करने वाले हैं, है ना, कितने स्टूडेंट्स को हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया और अच्छे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन हम जो फोकस करना चाह रहे हैं, जो हम आप सभी के दिमाग में एक बात डालना चाह रहे हैं, किसी भी निर्णय को लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, उसको ढूंढना है ना। जब हम कोई भी निर्णय लेने जाते हैं तो शुरू के कुछ मिनट्स, 10-15 मिनट्स हम लोग जो ओवरऑल हमारे दिमाग में चल रहा है वही होता है और हम उसको लिखें, है ना। और उसके बाद 10-15 मिनट बाद जब हम और विचार मंथन करते हैं तो ऐसे कुछ नए आइडियाज आते हैं जो हमने अभी तक सोचे नहीं थे, और अगले 10 मिनट जब हम लिखेंगे तो वो आइडियाज आएंगे। और उस 10 + 10 20 मिनट बाद जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें बहुत ही मुश्किल से कोई विचार आएगा, लेकिन वो एक ऐसा विचार होगा जो बहुत ही कारगर होगा, जो हमने अभी तक शायद सोचा नहीं होगा। तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, है ना, तूफान लाना विचारों का दिमाग के अंदर। तो जब इस तरीके से अभ्यास करेंगे, कभी भी आप अपने जीवन में कोई आपको चुनौती नजर आ रही है तो बैठिए, 10 मिनट एक सोचिए, फिर लिख डालिए जो भी आ रहा है, फिर अगले 10 मिनट लिखिए, फिर अगले 10 मिनट लिखिए। ये 30 मिनट में जब आप लेकर बैठेंगे ना उस विचार की लिस्ट, आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे विचार थे। कारण क्या है कि हमने उनको कभी लिखा नहीं, या हमने उनको फोकस्ड अप्रोच के साथ देखा नहीं, तो वो स्कैटर्ड हो गए, इधर उधर घूम रहे हैं हवा में, है ना। और हम ऐसे ही किसी भी बेस पे एक डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, है ना, किसी भी बेस पर। डेटा होना इंपॉर्टेंट है ना, जो हमने पहले भी बात की। उस डेटा के बाद हम आइडेंटिफाई करें कि वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है डिसीजन लेने का, है ना। शिक्षक हम हैं, तो शिक्षक बनने के लिए हमने जब डिसाइड किया तो वो क्या फैक्टर था जिसके आधार पर हम शिक्षक बने। जैसे हम शिक्षक बने हैं, तो उसका आधार क्या है, हमारे शिक्षक बनने का आधार है हमने ये सोच रखा है कि हम जितने भी लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं नया, है ना, वो हम करेंगे जीवन पर्यंत। तो ये हमारा एम है शिक्षक बनने का। सबका अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
तो जब हमें अपना निर्णय लेने का बेस पता है, तो हम हमेशा ना उस निर्णय पर स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। वो हिलता नहीं है, क्योंकि हमें वो वापस खींच कर ले आता है बेस। तो जभी भी कोई निर्णय लिया जाए जीवन में, उसका एक बेस होना चाहिए हमेशा, ताकि वो हमेशा आपको याद दिलाए कि मैंने ये किया क्यों शुरू, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, है ना? तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। अब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे सभी ने कुछ-कुछ पॉइंट्स बताए थे। जैसे हमने बताया कि कक्षा निर्धारित कर ली हमने, हर कक्षा में हम कितने स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं निर्धारित कर लिया। फिर हमने निर्धारित किया कि हम कितनी दूरी तक के बच्चों को लेने वाले हैं। फिर हमने लिखा कि क्या अफ़ोर्ड कर पाएँगे वो बच्चे, बजट है उनका, वो कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि बच्चा सीखना चाह रहा है, वो हमने कर लिया। फिर हमने देखा कि बच्चा एग्ज़ाम में कैसे मार्क्स ला रहा है। तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स हमारे 8, 10, 12, 15 जितने भी आ रहे हैं लिखिए। उसके बाद अपने हिसाब से रेटिंग दीजिए कि उसका उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो कितना होगा, है ना? मान लीजिए आप कोई एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिससे समझ में आए। जैसे आप स्कोरिंग करते हैं ना, और स्कोरिंग करने के बाद आप एक शीट बनाते हैं जिसमें पता पड़ता है कि इस कक्षा में, इस क्लास में ये टॉपर हैं, फर्स्ट लेवल पर आए, ये सेकंड पर आए, थर्ड पर है, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड। पहले 10 बच्चे ये हैं मार्क्स के साथ आधार पर। तो आप अगर वो अपना शीट उठा के देखते हैं, तो आपको क्लियरली पता पड़ जाता है कि फर्स्ट कौन है और 10th रैंक पर कौन बच्चा आया है ना? तो आप इज़िली डिसाइड कर पाते हो कि ये जो फर्स्ट पर आया है, ये सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा है इस समय, जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम में बढ़िया परफ़ॉर्म किया, है ना? ऐसे ही जब हम डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको जब रेटिंग देंगे, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिस पॉइंट को मिलेंगे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर, है ना? और जिसे सबसे कम मिलेंगे, उसे हम थोड़ी देर के लिए दूर रखेंगे, और पहले 4 या 5 जो भी हमारे डिसीज़न होंगे, जो 70-80% तक कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उन डिसीज़न्स के ऊपर हम काम करना शुरू करें, है ना? तो मान लीजिए आपने कोई 5 डिसीज़न बनाए, उस 5 में से 3 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पहले हम 3 के आधार पर ही कार्य शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? रेटिंग रेटिंग कर सकते हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज हम नए कपड़े खरीदने वाले हैं, ठीक है? तो नए कपड़े खरीदने के लिए मैंने एक पॉइंट बनाया सबसे पहले कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ। तो ये तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि मुझे ये पता है। अगर ये कन्फ्यूज़न है कि मुझे क्या खरीदना है, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल, मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि मैं शर्ट पैंट लेने वाला हूँ, मैं शर्ट जीन्स लेने वाला हूँ, या मैं सूट लेने वाला हूँ। तो मैंने 3 ऑप्शन बनाए, है ना? फीमेल्स बना सकती हैं कि क्या मैं सूट लेने वाली हूँ, क्या मैं लहंगा लेने वाली हूँ, साड़ी लेने वाली हूँ, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो हमें एक डिसीज़न लेना है कि हमें लेना क्या है। अब इसके लिए हम रेटिंग कैसे करें? मैंने बोला कि मैं पैंट और शर्ट लेता हूँ। मैं उसकी रेटिंग देता हूँ कि मैं क्या ये हमेशा पहन सकता हूँ, किसी भी जगह जहाँ मेरे को आवश्यकता है, मैं उसकी रेटिंग देने वाला हूँ। फिर मैं रेटिंग देने वाला हूँ दूसरा कि मैं शर्ट और जीन्स लेने वाला हूँ। क्या मैं हमेशा कहीं भी आवश्यकता है तो पहन सकता हूँ, उस पर रेटिंग दूँगा। फिर मैंने बोला कि मैं सूट लेने वाला हूँ, तो मैं रेटिंग दूँगा क्या मैं हमेशा हर जगह पहन सकता हूँ। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो रेटिंग मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे, वो पैंट और शर्ट को मिलेंगे कि मैं कभी भी कहीं भी पहन सकता हूँ, है ना? दूसरी रैंकिंग किसकी आएगी? पैंट और जीन्स की, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह नहीं पहन सकता। मैं अगर कहीं ऑफ़िशियली जाना है, तो मैं जीन्स नहीं पहन सकता, वहाँ मुझे पैंट पहननी होगी। और मैं सूट को रेटिंग सबसे कम मिलेगी, क्योंकि मैं उसको हमेशा नहीं पहन सकता, है ना? कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ सूट की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड नज़र आओगे, है ना? या फिर ऐसी ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ कैजुअल है, सब लोग आप सूट पहन के चले जाओ, तो बहुत ही अलग नज़र आओगे, है ना? वो फिर सब आपको बता देंगे आज आप बिल्कुल ऑड हो। तो अब मेरे को सबसे कम रेटिंग क्या मिली कि मुझे सूट तो नहीं खरीदना, अभी मेरे को क्या खरीदना है? पैंट और शर्ट। तो एक रेटिंग आ गई। फिर मैं उसपे रेटिंग दे सकता हूँ कलर्स के लिए कि मैं ग्रीन लेने वाला हूँ, ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट। मैं फिर उसके बाद रेटिंग करूँगा कि अच्छा ग्रीन मेरे पास ऑलरेडी है, हट कम कम मार्क्स दे दो।
ब्लू ऑलरेडी है, कम मार्क्स दे दो, ब्राउन ऑलरेडी है, कम मार्क्स दे दो, व्हाइट मेरे पास एक ही है, चलो एक और ले सकते हैं, थोड़े और मार्क्स दे दो, ब्लैक मेरे पास एक भी नहीं है, चलिए इसको सबसे ज्यादा मार्क्स दे दो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पैंट और शर्ट खरीदने वाला हूँ जो व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरह मैंने एक डिसीजन ले लिया। तो ये डिसीजन लेने का एक सिंपल सा तरीका हो सकता है हमारे एग्जाम तरीके से। जैसे फीमेल्स के लिए बोला कि चलो साड़ी लेनी है, सूट लेना है, लहंगा लेना है, तो लहंगे को सबसे कम मिलेंगे मार्क्स। ओकेशनली है कि हर जगह नहीं पहन सकते, सूट आप पहन सकते हो, साड़ी आप पहन सकते हो। डिपेंड करेगा, अगर ऐसे लोग हैं जहाँ घर पर साड़ी सूट पहनना कुछ भी अलाउड है तो कुछ भी ले सकते हैं। जहाँ पर सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड है तो साड़ी को सबसे ज्यादा वरीयता मिलेगी, सबसे ज्यादा रेटिंग मिलेगी। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, है ना, कि हम उस निर्णय को कैसे करें। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह लें, बट किस तरीके से आप रेटिंग दे सकते हैं अपने अपने जितने भी थॉट्स हैं उनको, है ना। तो आपको एक स्कोर कार्ड निकल कर आएगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि मुझे करना क्या है ना, मुझे करना क्या है। जैसे हमने मोबाइल लेते वक्त किया, मैंने सारे फीचर नोट डाउन किए, फिर कॉस्ट नोट डाउन की, फिर मैंने सबको रेटिंग दिया, भाई देखो फीचर्स तो चलो एक दो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे पर रेट ज्यादा जा रहा है ना, तो इसको कट करो, इसको कट करो। अभी क्या है, ठीक है, अभी फीचर से कॉम्प्रोमाइज अब नहीं करेंगे, अब इन 3 में से देखना है। बोले नहीं, फीचर सबसे ज्यादा इसमें मिल रहे हैं 14,800 का है, और इससे कम फीचर है 14,000 का, इससे कम फीचर है 13,500 का है। चलो जी 14,800 का लेते हैं, खत्म करते हैं। मेरे सारे फीचर पूरे हो गए, मेरे बजट में आ गए, हो गया डिसीजन। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लाइफ में करते रहते हैं जनरली, लेकिन जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमारे पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास वो लिखा होना चाहिए, उसके सामने हम रेटिंग करके रखें, आधार होना चाहिए। ऐसे ही हम गट फील के साथ कभी भी डिसाइड ना करें, क्योंकि कल को जब हम वापस मुड़कर देखें उस डिसीजन का आधार, तो हमें पता रहे कि हमने किस बेस पर लिया। तो एग्जाम्पल ये हो गया कि हमें एक तो सबसे पहले ये पता है कि कल को नया डिसीजन लेना है तो हम इसके बेस पर फिर से ले सकते हैं। हमें पता है कि हमने ये एक बार करके देखा, सक्सेसफुल हो गए, दोबारा इसकी कॉपी करो और फटाफट इसका डिसाइड करते हैं। क्या जिस टाइम वो डिसीजन लिया था वो तो सही थी, बातें सूट करती थी, लेकिन आज हम हमारा हमारे लिए वो शायद सूटेबल ना हो। जिस टाइम मैंने 15,000 का मोबाइल लिया मैं अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आज मैं 12 का कर सकता हूँ। तो मैं दूसरे तरीके से सोचूंगा, अपने फीचर्स और कुछ चीजें कम करूँ। या अभी मैं 15 का ले रहा हूँ लेकिन आज मैं 25 का ले सकता हूँ, तो मैं कुछ और तरीके से उसका डिसाइड करूंगा, है ना। या फिर ये भी हो सकता है जो चीजें 15,000 के मोबाइल में मिली आज 12,000 के में मिल रही है, तो मैं ये डिसाइड करने वाला हूँ। तो डिपेंड ये करेगा कि वो सिचुएशन क्या है, वो परिस्थितियां क्या हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। तो हमारे पास डेटा शीट जब होगी, जब वो चेकलिस्ट होगी, तो वो आसान होता है ना। भूलने की भी भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमें पता होता है कि हमने किस बेस पर डिसाइड किया, और हम आसानी से उसको कर पाते हैं। क्योंकि मेमोरी बेस्ड काम करने से क्या होता है हमेशा नुकसान, कि कुछ ना कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया मसाले का, है ना। हमने मेमोरी बेस्ड मसाले डाल दिए और एक दो मिस हो गया, तो वो ना वो जो टेस्ट आना चाहिए था वो शायद कमी रह गई। फिर फील करते हैं कि इसमें क्या कम रह गया था। तो क्या होगा, अगर चेकलिस्ट बनी है पूरी, इसमें ये मसाला इतना डलेगा, ये सामग्री इतनी डलेगी, तो हम इजीली उसको कर पाते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई कार्य किया जाए जीवन में, चाहे आप अपना एग्जाम से रिलेटेड कोई आप करने वाले हो तैयारियां, तो पूरी चेकलिस्ट होती है उसमें कि कब किस डेट में कौन सा एग्जाम होगा, कौन क्या क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कौन उसको बनाने वाला है, कब उसको चेक हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर, कब प्रिंटिंग में जाएंगे, कब वो वापस आकर हम पैक कर देंगे, किस तरह खुलेगा, फिर उसका किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करने वाले हैं, चेकलिस्ट कैसे लगाएंगे बाहर, कौन सा बच्चा कहाँ बैठने वाला है, फिर एग्जाम के बाद कॉपी चेक कौन करेगा, कब तक हो जानी चाहिए, कब तक रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, किस तरह उसका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा, पार्टिसिपेशन कौन कौन करेंगे, बच्चे क्या फंक्शन कर। देखिए है तो छोटा सा ही, मैंने बोला एग्जाम की प्रिपरेशन, देखिए उसके इतने सारे कंपोनेंट बन गए, कम से कम 30-40 काम करने पड़ेंगे आपको एग्जाम कराने के लिए, है ना। तो अभी मेमोरी बेस्ड चलूं मैं अगर, तो कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा, फिर एंड टाइम पे याद आएगा तो ये रह गया, है ना। अरे मैथ्स का तो पेपर ही तैयार ही नहीं हुआ, फिर मैडम भागेंगी फटाफट तैयार करके लाएंगी, है ना, फिर सर फटाफट उसको प्रिंट कराएंगे। तो गलती होने के चांस है, फिर मिस प्रिंटिंग हो सकती है क्योंकि आपने उसकी मिस्टेक प्रूफिंग ही नहीं की, है ना, उसको पढ़ा ही नहीं, तो मौका ही नहीं मिला, फिर एग्जाम हॉल में हम चेक कर चेंज कराते रहते हैं। तो क्या हो रहा है, ये होती है मिसमैनेजमेंट। अगर हम मैनेज करके चलेंगे चीजों को, अपने विकल्पों के आधार पर हम पूरा उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि कब कितना करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो वो ईज़ी हो जाता है सभी के लिए।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं रेटिंग की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमने बात भी की, कि उसमें से जो बेस्ट विकल्प है ना, जो सबसे प्रभावी विकल्प है, उसको चुन लेना है सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा है, सबसे ज्यादा रेटिंग दे रहा है। हर किसी की परिस्थिति में ये रेटिंग्स अलग हो सकती हैं, ये निर्णय अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से ये डिसाइड करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से या अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो किसी का निर्णय किसी दूसरे के लिए इफेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सभी के लिए स्टैंडर्ड डिसीजंस इफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो जो एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो सभी को पढ़ाया जाएगा, वो इफेक्टिव हो सकता है। पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या पढ़ाना है वो इफेक्टिव है, डिसाइड है। या कुछ एक तरीके की बीमारी में किस तरीके की दवाइयां देनी है, वो सेट डिसाइडेड पैटर्न है, वो डॉक्टर उसी हिसाब से फॉलो करते हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजन सभी के लिए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि स्टैंडर्ड चीजें हैं, स्टैंडर्ड ही होंगी। जैसे ट्रेन चल रही है, एक टाइम डिसाइड है, हमें पता है इस ट्रेन में जाना है, तो सभी के लिए, जितने भी पैसेंजर है वहां जाने वाले, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा वो डिसीजन कि 7:28 पे पहुंच जाना है ना। तो इस तरीके का डिसीजन हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, पहला। दूसरा, अगर कुछ ऐसा है जो कि ग्लोबली है, वो हम ग्लोबली मान सकते हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि हम उसको किस तरीके डिसीजन को ले रहे हैं। ठीक है, इसको और ज्यादा हैवी नहीं करेंगे, क्योंकि समझने में थोड़ी और ज्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम बात कर रहे थे कि अभी हम होल्ड करते हैं, कि हम निर्णय लेना सीखें पहले, कि हम कैसे निर्णय लेने के तरीके क्या है हमारे, उसके टूल्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं। लेकिन अगला वही कर दीजिए, अगला स्लाइड ये कहता है कि हम अपने जो भी विकल्प हमने चुने हैं उन पर एक्शंस लें, उन पर कार्य करना आरंभ करें, है ना। मान लीजिए आपने एक प्लान बना लिया कि बच्चों का एडमिशन करना है, पूरा परफेक्ट प्लान बना लिया, लेकिन आपने रोल आउट नहीं किया, आपने किसी को बताया नहीं, आपने बाहर लोगों को बताना शुरू नहीं किया, या पेरेंट्स को बताना शुरू नहीं किया, या आपने उसका एडवर्टीजमेंट नहीं डाला, है ना। चलिए जी, अगला स्लाइड कर दी। तो क्या होगा, क्या वो आपका डिसीजन फ्रूटफुल होगा, क्या बच्चों के एडमिशंस आएंगे? कुछ आ सकते हैं एडमिशन, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स की चलो नए स्कूल में जाना है या बाहर से आए, वो स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो वो एडमिशन के लिए आ जाएंगे। लेकिन क्या हमने जिस मात्रा में, है ना, क्वांटिटी में हमने सोचा था कि हमें हर क्लास में इतने इतने स्टूडेंट बढ़ाने या एक नया सेक्शन स्टार्ट करना, क्या वो हो पाएगा? नहीं, सभी मानते हैं नहीं हो पाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर एक्शंस लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला स्लाइड कर देंगे। अब बिकॉज हम इस पे बात इसलिए नहीं करेंगे ज्यादा, इस पर हम बहुत बातें पहले भी कर चुके हैं कि कैसे हमें प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और उसका कौन कौन से पार्ट्स हो। बात करते हैं, अंत में अपने निर्णय की समीक्षा करनी है ना। अपने निर्णय की समीक्षा का मतलब, जो हमने निर्णय लिया है, इसमें हम कार्य कर रहे हैं, जो हम कर एक्शंस लिए हैं, हमने अभी तक निर्णय लिया, एक्शंस किए, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसका रिव्यू करना है। जनरली आप स्कूल में रिव्यूज करते होंगे और बातें करते होंगे कि हमने ये कार्य किया, इसका क्या प्रभाव रहा, क्या ये अच्छा हो पाया, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो वो रिव्यू हमेशा होना चाहिए जब भी हम निर्णय लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं हमने ये सही किया क्या, हमने सही तरीके से किया क्या, इसको कहते हैं रिव्यू करना, यानी कि उसकी समीक्षा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग टेक्निक, है ना। माइंड मैपिंग टेक्निक में क्या होता है कि जब भी हम कोई एक डिसीजन लेते हैं, है ना, उससे रिलेटेड ब्रांचेज बनाते चले जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, ब्रेन सभी ने देखा है, ब्रेन का फोटोज या मॉडल्स देखे होंगे, उसमें बहुत सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है ब्रेन का
पार्ट और उसमें ना बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, है ना। 3D मॉडल्स में कई बार देखा होगा या वीडियोस में। तो हमारा जो भी डिसीजन है वो हम पूरा का पूरा ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे और हर ब्रांचेस कुछ ना कुछ एक काम कर रही हो, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ठीक है। जब हम अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो हमारे ब्रेन को ये पता है कि बाहर निकलने के बाद पहला राइट लेना है, फिर अगला लेफ्ट लेना है, फिर एक गोल चक्कर आएगा, उससे दूसरे गोल चक्कर से बाहर निकल के फिर अगली तीसरी लाइन के राइट में जाके लेफ्ट में मेरा स्कूल। ये एक मैपिंग है ब्रेन में अंदर, जो हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमें जाना कहाँ और कैसे है। जो हम ऑलरेडी हमारे पास हमारे माइंड में जिस भी जगह का नक्शा बना होता है ना? जहाँ भी हम रोज जा रहे होते हैं या कई बार जा चुके होते हैं, हमारे ब्रेन में छप जाता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर वो नक्शा, ब्लूप्रिंट छप जाए उस कार्य का, हमें वो माइंड मैपिंग के थ्रू सीखना है, ठीक है? उस माइंड मैपिंग में क्या-क्या हो सकता है? प्लानिंग करनी है और उससे क्रिएटिविटी रच हमारी इम्प्रूव होती है। जभी भी हम इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, हमारा कोलैबोरेशन बढ़ता है ना? अभी क्या होगा, जो माइंड मैपिंग टेक्निक होगी, इसमें हम बहुत सारी ब्रांचेज़ बनाने के बाद, हर ब्रांचेज़ में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन करने वाला है, उसका बहुत सारे तरीके से उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके रख सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेड़ का, ठीक है? उस पेड़ के अंदर गुच्छे लटके हैं, चलिए पेड़ नहीं बोलते, हम बोलते हैं अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल में बहुत सारे गुच्छे लटके हुए हैं, ठीक है? अब अंगूर की बेल को हम मानते हैं कि अंगूर की बेल एक हमारा एक डिसीजन पॉइंट है ना? हमने ये काम करना है। अब उससे रिलेटेड मान लीजिए वहाँ 6 गुच्छे लटके हुए हैं अंगूर के, हर एक गुच्छे के अंदर छोटे-छोटे अंगूर हैं, ठीक है? तो ये डिसीजन लेने के लिए हमें 6 एक्टिविटी करनी है। बड़ी एक्टिविटी है 6, हर एक गुच्छा एक एक्टिविटी को बताता है। सभी ने देखे अंगूर का बेल देखी है किसी ने? सभी ने देखी होगी जनरली, बनवाते तो हैं, है ना? एक लोमड़ी भी थी, खट्टे अंगूर वाली कहानी भी सुनाते हैं सब, याद आया कुछ? तो वो बेल होती है, बेल में 6 गुच्छे अलग-अलग लटके हुए हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये कार्य करने के लिए हमें 6 अलग-अलग एक्टिविटीज़ करनी है। तो हर एक्टिविटी के अंदर, एक गुच्छे के अंदर करीब 100, 150, 200 अंगूर हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो हर एक्टिविटी का छोटा-छोटा एक पार्ट है, यानी कि उसमें 100-150 तरीके की एक्टिविटी करनी है ना? अब उस 100-150 एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं कि एक-एक एक्टिविटी को एक-एक टीम मेंबर के साथ मैप कर दें, है ना? डिवाइड कर दें कि ये कार्य अभिनंदन जी करेंगे, अमित जी करेंगे, ये विवेक जी करेंगे, अंजना जी करेंगी, ये पूर्वी जी करेंगी, है ना? ये रक्षा जी करेंगी, ये रंजीता जी करेंगी, है ना? ये शिवानी जी करेंगी, ये दीपा जी करेंगी, ये रिया जी करेंगी, हाँ? अंकिता जी करेंगी। तो क्या हो गया, ये हर्षा जी करेंगी। ये क्या हो गया उससे कि हमने एक मैपिंग कर दी और मैपिंग करने के बाद हमें पता है कि ये काम ये पर्टिकुलर मेंबर करने वाला है टीम का। तो आसान हो गया, हम सबको पता पड़ गया कि मेरा क्या काम है। हमने वो सारे काम इकट्ठे होके किए, तो हमारी वो पूरी एक्टिविटी हो गई और वो सारी 6 एक्टिविटी पूरी होने के बाद हमारा डिसीजन इफेक्टिव हो गया, है ना? तो ये होती है ब्रेन मैपिंग का छोटा-सा पार्ट है। आने वाले दिनों में जब हम अभ्यास करेंगे तो ब्रेन मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम अभ्यास के माध्यम से समझेंगे। लेकिन इसको जैसे फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, आपके सामने फ़ोटो है। नेक्स्ट कर देंगे सजीव, माइंड मैपिंग, सॉरी, हम थोड़ा और, हाँ जी। अभी आप सब देख पा रहे हैं इमेज, शायद और आसानी से समझ पाएँगे हम जो कह रहे थे अभी। तो ये माइंड मैपिंग जो होता है, ये एक तरीके से बहुत सारी ब्रांचेज़ बना दी हैं। उस ब्रांचेज़ को आप इस तरीके से कोरिलेट कीजिए, संबंध बनाइए उसका ऐसे कि ये बेल है, बेल में गुच्छे हैं, गुच्छों के अंदर अंगूर हैं। तो हर पूरी बेल एक काम है मेरा, 6 गुच्छे हैं अगर तो 6 एक्टिविटीज़ होने वाली हैं ब्रॉड, बड़ी, और उसके छोटे-छोटे पार्ट हैं हर एक्टिविटी के। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूँ, विद्यालय चलाता हूँ, मैं रन करता हूँ अपना स्कूल, वो मेरा एक एम है, एक बड़ा डिसीजन है। वो उसका उसके क्या छोटे-छोटे पार्ट हो सकते हैं? एडमिशन एडमिशन, फीस कलेक्शन, टीचिंग, ठीक है? चौथा क्या होगा? एग्ज़ाम्स,
5th रिजल्ट, 6th क्या होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग। ये 6 आपके बड़े-बड़े काम हो गए। और भी हो सकते हैं काम, मैंने एग्जाम्पल के लिए 6 लिए। तो मेरा बड़ा डिसीजन क्या है, स्कूल रन करना। उसके उसके 6 एक्टिविटीज़ हैं, एडमिशन, फीस कलेक्शन, टीचिंग, हाँ, एग्जाम्स, रिजल्ट और पेरेंट टीचर मीटिंग। ये 6 बड़ी-बड़ी एक्टिविटी। तो मैंने हर एक्टिविटी, मान लीजिए मैंने एक पूरी टीम बनाई 10 लोगों की, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करती है रिक्रूटमेंट यानी सॉरी एडमिशन्स के ऊपर। यानी कि एडमिशन्स ये लोग देखेंगे, किस तरह एडमिशन होगा, क्या उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी, फॉर्म किस तरह भरा जाएगा, किस तरह डॉक्यूमेंट कलेक्शन होंगे, बच्चों का एनरोलमेंट कैसे होगा, कौन-सी क्लास में किस तरह होगा, उसको ड्रेसेस कैसे देनी है, उसको बैग्स कैसे प्रोवाइड कराने हैं, उसको जो भी और भी आप चीज़ें दिलाते होंगे अपने स्कूल के माध्यम से, वो सब कैसे मैनेज होगा, वो टीम करेगी। तो अभी क्या हो गया, वो जो गुच्छा है, वो 10 लोगों का, वो एक बड़ी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सक्षम है। जिसको जो अपना काम करना है, वो अपना पूरा करेगा, तो मेरी एक एक्टिविटी पूरी हो गई। अब दूसरा होता है कि मेरा फीस कलेक्शन, एक कुछ लोगों की टीम बनाई है जो फी कलेक्शन पे काम करती है। फीस कलेक्ट करना, रिसीट देना, सबको मैसेज करना कि फीस मिल गई है या फीस ड्यू हो गई है, सब काम करना जो भी है। या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फीस का सारा हिसाब-किताब का, वो लोग करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा काम है टीचिंग, तो प्लानिंग, है ना? आपका जो भी आपके यहाँ क्लासेस चलती हैं या आप किस तरीके से उसको प्लान करते हो, डे प्लान करते हो, वीक, मंथ और प्लान करते हो, वो किस तरीके से पढ़ाई होगी, कौन-सा पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाने वाला है, क्या कंटेंट होगा, वो एक आपकी टीम पूरी डिसाइड करती है। चौथी टीम डिसाइड करती है एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, 5वीं टीम डिसाइड करती है कि रिज़ल्ट्स किस तरह डिक्लेयर होगा, उसका पूरा प्रोग्राम कैसे होगा, छठी टीम डिसाइड करती है कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स कैसे होंगी। तो ये सारी एक्टिविटी आपने डिसाइड कर दी, डिवाइड कर दी और सबको ट्रेनिंग दे दी प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो एम है, आपका जो निर्णय है ना? कि स्कूल रन कैसे करेगा, बहुत इफेक्टिव वे में कैसे रन होगा, तो ये बहुत सारे गुच्छे मिलकर आपका एम पूरा करता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं कोई भी कार्य, एक छोटा-सा एग्जांपल लाइव दिया है स्कूल से कि आसानी से हम लोग जो डे टू डे रूटीन में फेस करते, फील करते हैं, आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो कोई भी कार्य करना है तो इस तरीके से हमें ब्रांचेज़ बनानी है और उसकी माइंड मैपिंग कर देनी है ना? मैप कर देना हर किसी को। जैसे जीपीएस आपने देखा होगा गूगल मैप पे ना, वो जो पॉइंटर्स लगे होते हैं, कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, हाँ? यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, ये पूरी रोड सही चल रही है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज हो रखी है रोड, है ना? कहीं बहुत ट्रैफिक है तो रेड हो गया, कम है तो येलो, खाली है तो ग्रीन है। तो मैपिंग की हुई है उसने पूरी और हमारे दिमाग में छप जाता है कि भाई इस रोड से जाएँगे तो यहाँ ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पर आगे जाएँगे 4 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है। हमें पता पड़ गया कि भाई अभी फ्यूल कम है तो यहाँ डला लेंगे। हाँ, कुछ खाने के लिए भूख लगी 15 किलोमीटर बाद रेस्टोरेंट पड़ेगा। तो ये मैपिंग्स हैं, है ना? आसान है, दिमाग में गया, छप गया, फटाफट याद रहेगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके की छोटी-छोटी बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं, बहुत मज़ेदार टूल्स होते हैं और इसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है? अब लास्ट और बहुत इफेक्टिव है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हो, नहीं किया है तो करते हैं। सजल जी अगला कर देंगे। स्वॉट एनालिसिस आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ये एमबीए में बहुत इम्पोर्टेंटली पढ़ाया जाता है ना? एमबीए का बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है ये और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन। स्वॉट का शॉर्ट फॉर्म है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स। ठीक है? तो SWOT स्वॉट, इसको इसको हर परिस्थिति में आप स्वॉट लगा दीजिए। आप ये पहचान कीजिए कि इस कार्य को करने के लिए मेरी काबिलियत, मेरी स्ट्रेंथ क्या है? इस काम को करने के लिए मेरी वीकनेसेस क्या हैं? इस काम को करने से मुझे क्या अपॉर्च्युनिटी मिल रही है? और इस काम को अगर ना करूँ, तो मेरे लिए क्या चेतावनी या थ्रेट्स आ रहे हैं? है ना? मैं कोई कार्य करने वाला हूँ, उसको करने के लिए मेरे पास क्या काबिलियत है और क्वालिटीज़ हैं, उसको मैं कैसे प्रयोग करूँगा पहला। इसको करने के लिए मेरी क्या-क्या कमजोरियाँ हैं, जो इसको पूरा करने के लिए चाहिए पर मेरे अंदर नहीं है, उसको मैं कैसे प्राप्त करूँ? एक तरीका होता है मैं सीखूँगा, दूसरा तरीका होता है मैं कोलैबोरेशन करूँगा। अभिनंदन जी को बहुत क्वालिटी आती है, मैं अभिनंदन जी से बात करूँगा सर ये करना है, आपको ये आप इसमें एक्सपर्ट हो, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। तो मैंने अपनी वीकनेस को खत्म कर दिया, मैंने एक टीम बना ली।
और इसको अवसर क्या है इसको करके, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ मान लो जीवन में, तो अगर मैंने कर लिया सक्सेसफुली तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, मेरे अंदर एक नया गुण और काबिलियत आएगी, स्किल आएगी कि मैं और कुछ कार्य कर सकता हूँ। मान लीजिए आज मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी इन्होंने फ़ोन किया कि कल से ना आपको वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट दी जा रही है, आपको सँभालना है। तो या तो मैं भाग जाऊँगा या मैं भाग लूँगा, है ना? भाग लीजिए, भाग लीजिए। यही 2 ही हैं जीवन में रास्ते, भाग लीजिए या भाग लीजिए, हाँ? तो आपके ऊपर डिसाइड करेगा कि आप भाग लेंगे या भाग लेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप पार्टिसिपेट करोगे या रन अवे, है ना? उसमें आप उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या वहाँ से गायब हो जाओगे। और जो भी लोग सफल होते हैं, सफल होना चाहते हैं जीवन में, वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें नुकसान कुछ नहीं होता, सीखने को ही मिलता है। जभी भी हम कोई नया कार्य करते हैं, हमें सीखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ इतना समय अपना लगाते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। क्योंकि हम कई बार बहुत सारी बातें बताते-बताते हमारे को भी कई बार ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि हमने भी एक चैलेंज आ रहा था, इसको ऐसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, बताते-बताते आ जाता है। तो क्या होता है, सभी के लिए होता है, टू वे है। मान लीजिए आप अभी कुछ बातें बताएँगे, तो हमारे लिए कुछ समझ में आएगा कि अच्छा आपने वो चैलेंज पूरा किया, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये टू वे है। तो स्वॉट एनालिसिस हमेशा कीजिए, SWOT लिख लीजिए, अपने क्लासरूम में लगाइए, बच्चों को बताइए, पूछिए कि आपकी ताकत क्या है, आपकी काबिलियत क्या है ना? शारीरिक ताकत है, उसके अलावा और क्या-क्या काबिलियत है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई साइंस में अच्छा हो सकता है ना? कोई बहुत तेज़ दौड़ता है, कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकली एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे देता है, हाँ? कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, कुछ भी हो सकती है। उसकी वीकनेसेस क्या है बच्चे की, पहचानिए। उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या आएँगी अगर वो वीकनेसेस को हटा दे, तो उसके जीवन में क्या-क्या अवसर बन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि पहले यहाँ पर बहुत वेस्ट होता था इंडिया में, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट करके आने लगा। अब वेस्ट से क्या-क्या नहीं बन रहा है, आप बात समझिए। वेस्ट से इस टाइम रोड्स भी बना रहे हैं, वेस्ट से इस टाइम वो गैसेज़ भी बना रही है गवर्नमेंट, वेस्ट से क्या-क्या नहीं बना रही। तो क्या अपॉर्च्युनिटी आई, हमारी क्या वीकनेस थी कि हमारे कचरा बहुत है, क्योंकि लोग बहुत है, कचरा ज़्यादा फैलाते हैं। तो इस अपॉर्च्युनिटी को पहचाना, वीकनेस को पहचाना, इस वीकनेस पे काम किया, इसमें अवसर निकाले, है ना? अपॉर्च्युनिटी पैदा की और हमने काम किया। और क्या चेतावनी है, उसमें अगर हम वेस्ट फैलाते रहते, अगर हम ये काम ना करते, तो क्या होता? चारों तरफ गंदगी के ढेर इकट्ठे होते और बीमारियाँ पैदा हो सकती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी आने रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर हमने वो काम किया, तो वो काम करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, अपॉर्च्युनिटी मिली और वो काम ना करें, तो क्या थ्रेट है, क्या चेतावनी है। तो इस तरीके से जीवन के किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए। आपको पता पड़ेगा और बहुत मज़ेदार पता है रिसर्च ये कहती है कि 80 टू 90% चीज़ें जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो हम करने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि हमने सोचा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, करने में सक्षम हूँ और नहीं भी सक्षम हूँ तो क्या मैं किस तरीके से करा सकता हूँ। इतने सारे लोग मेरी जान-पहचान में हैं, टीम में हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, हम कोई ना कोई तो होगा जो ये जानता होगा, है ना? या तो उससे सीख लेंगे या उसके साथ मिलके करेंगे, है ना? तो ये स्वॉट एनालिसिस हमेशा अपने सामने लगा के रखिए और हमेशा कीजिए। बहुत ऐसे बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं और ये बड़ी-बड़ी जितने भी कॉर्पोरेट की बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये माइंड मैपिंग, स्वॉट एनालिसिस ये बहुत ही इफेक्टिवली समझने लोग आते हैं एक्चुअली। कि है क्या, ये कैसे काम करेगा? तो आप समझिए बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस इन्हीं के बेसिस पे चल तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है और आज आपका बहुत सारा समय लिया क्योंकि बहुत सारा कंटेंट था। तो अगर आपके मन में जो भी विचार हैं, आप अवश्य कहिए और हमारे पास अभी 15 मिनट हैं। शेयरिंग अवश्य कीजिएगा अपने मन की भावनाओं का, जो आज तक हमने सीखा, अभी तक सीखा, जो आज हमने सीखा या पिछले सप्ताह में हमने इतने सारी एक्टिविटी की जिसमें हमारे चित्र थे, हमारी पहेलियाँ थीं, जो भी हम लोगों ने हमें समझ में आया। आइडिया ये नहीं है कि आप मुझे ये बताएँ कि आपने उसमें क्या ढूँढा और उसको कैसे सॉल्व किया। हमारा एम है ये समझना कि हमने उसमें से क्या सीखा, लर्निंग क्या ली, हमने जीवन में क्या बदलाव किया वो इम्पोर्टेंट है। एक होता है एक्टिविटी को करना, एक होता है उस एक्टिविटी के बाद सीख क्या मिली। जैसे हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, उसकी सीख क्या है ना? जैसे किसी ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनाई, है ना? या लालची लोमड़ी की कहानी सुनाई, जिसकी भी सुनाई।
तो उसकी सीख क्या है? सीख क्या है? लालच मत करो, है ना? सीख क्या है कि ईमानदार रहो, फायदा मिलेगा, जो भी है। तो वो सीख क्या है? वो ये जो हम आज तक इतनी मेहनत कर रहे हैं आपस में मिलकर सब लोग, और इतना समय लगा रहे हैं, इतना सब लोग अभ्यास कर रहे हो, उससे क्या हमने सीखा? वो अवश्य बताइएगा। चाहे आप 2-2 लाइन में बताइए, लेकिन बताइए अवश्य, क्योंकि बताना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसका पैटर्न जो है प्रोग्राम का वो यही है कि हम अपनी बात भी रखें। जी। जी, दीपा ठाकुर जी। सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार। जी, बताइए। हाँ सर, आज आपने निर्णय के बारे में बताया है कि निर्णय लेने से पहले तो अभी हमें जानना चाहिए कि किस विषय पे हमें निर्णय लेना है उससे पहले। फिर उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि किस विषय पे हमें क्या क्या जानकारी, कब, कैसे, क्या करना है। हाँ, और उसमें फिर विकल्प आते हैं कि हाँ हमने ये निर्णय ले लिया, जानकारी इकट्ठी कर ली, और फिर हमें विकल्प आते हैं कि हमें ये विकल्प करना है। फिर उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करना है। फिर जो प्रभारी विकल्प रहेगा, जो मतलब मैन रहेगा, उसके ऊपर कार्य करेंगे कि क्या क्या करना है, कि इससे हम कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। हाँ, और फिर उसके बाद अपन को बेस्ट देने के बाद समीक्षा करना है कि हमारा जो कार्य हम निर्णय लेना है वो सही किया है या नहीं किया। जी। थैंक यू सर। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि आज चलिए दीपा जी ने सारी बातें बता दी। अब जो भी है बाकी लोग इससे अलग बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। जी, शिवानी अग्रवाल जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, निर्णय किसी भी कार्य को ध्यान देना, हम पहले ये नहीं करते कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उसका निर्णय लेंगे। फिर उसके लिए सर वो जानकारी लेंगे, एक्शन लेंगे, उसके बाद तो हमने निर्णय लिया था किया, और फिर सकते हैं। अभी यही सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। जी जी, यही बताया आपने, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके पॉजिटिव थिंकिंग को लाना, हमें अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है। जी जी सर। और आज आपने निर्णय के बारे में बताया। अभ्यास से क्या सीखा? अभ्यास से सर हमें निरंतर अभ्यास करना है, मतलब हमें उस कार्य को डेली करना है। नहीं, हमने जो पिछले 7 दिनों में किए जो भी नियत कार्य, उससे कुछ हमें लर्निंग मिली? सॉरी सर, अभी तो वो मैंने नहीं किए वो कार्य। हमें करने जरूर हैं। अगर नहीं, ये वही है ना कि आपके बच्चे होमवर्क नहीं करके आते तो आप क्या करते हो उनके साथ? हम कर नहीं सकते यहाँ बैठकर, वरना ऑफलाइन होती क्लास तो जरूर आपको प्रसाद मिला होता सभी को। चलिए, सभी लोग नियत कार्य अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती है तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें होती है फिर उस दिन, जो नहीं करते उनके साथ। और खुद ही सभा डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए इनके साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जी, मानसी जैन जी। जी बताइए, मानसी जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जी सर, आज जैसे निर्णय के बारे में सीखा, तो जैसे अपने निर्णय की पहचान करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि निर्णय लेना क्या है। और जैसे किसी भी कोई सामान, जैसे आपने बताया कि कपड़े खरीदने जाना है, तो पहले डिसाइड होना चाहिए कि हम किस लिए जा रहे हैं, किसी इवेंट के लिए जा रहे हैं या नॉर्मल ऐसे ही कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, कैजुअल कुछ भी ऐसे। तो सबसे पहले तो डिसाइड होना चाहिए, जैसे किसी इवेंट के लिए खरीदना है तो कैसे कपड़े खरीदने हैं, हैवी है सब ऐसे। तो इसके लिए हमें पहले से थोड़ा सा सोच के जाना चाहिए, और थोड़ा सा सोच के और ऐसे अपने निर्णय कर लेने चाहिए कि
या कुछ ऐसा लेना है तो उसका प्राइस और ये सब डिसाइड कर लेना चाहिए ऐसे ही। और फिर विकल्प विकल्प भी होते हैं हमारे पास, तो उसके बारे में भी कि कई विकल्प हैं तो उससे कैसे चुने, तो इसको उसको चुनने के लिए हमें देखते हैं कि कैसे कुछ लेना है, तो उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे पास, तो बस उन ठीक विकल्पों में किसी एक को चुनने का निर्णय हमें ही लेना है, तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। उस विकल्पों को चुनने के लिए उसकी रेटिंग करनी है, मार्क्स देने उन्हें, है ना, स्कोरिंग करनी है, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में देते हैं, है ना, हाँ हमें पता पड़ जाता है कि सबसे बढ़िया कौन परफॉर्म कर रहा है, किसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किसके बाद और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, उससे रेटिंग उसके मार्क्स से हमें पता पड़ जाता है। जी जी सर, थैंक यू सर। जी हर्षा जी। हर्षा जी हैं, छोड़ दिया उन्होंने। पैटर्न बना हुआ है, लोग मतलब सबसे बढ़िया मौका होता है, लोग ढूंढते हैं हमें बोलने का मौका मिले, और हमारे यहाँ मौका देने के बाद सब गायब हो जाते हैं मित्रजन। तो नहीं, ऐसा क्या है? चलिए जी अमित जी। जय हिंद सर। जय हिंद। निर्णय लेने के लिए जैसे आपने बताया कि निर्णय जो है वो डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी ऐसे रैंडमली यदि कोई भी निर्णय लें तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी लेकिन लाइफ में मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं कि जिन्होंने मतलब दोनों तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने डेटा के साथ में एनालिसिस के साथ में निर्णय लिया, उनमें भी कई लोग फेल होते हुए दिख जाते हैं और कई लोग सफल होते हुए दिखते हैं। और जो गट फीलिंग से भी डिसीजन लिए हैं उनमें भी दोनों तरह के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कई लोग सफल भी हैं और कुछ असफल भी हैं। तो अब निर्णय लेते समय हम कितना मतलब प्रपोर्शन कितना रखें, गट फीलिंग का कितना रखें, डेटा का कितना रखें, या फिर 100% डेटा पर ही होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हो। जी बहुत बढ़िया प्रश्न है अमित जी, और अच्छा लगा कि आपने इतना सोचा। देखिए हमने जो बात की थी ना, उसमें दोनों ही चीजें मिक्स हैं। पहले हमने पूरा डेटा इकट्ठा किया, हमने सारे क्वेश्चन तैयार किए अपने, है ना, वो डेटा के बेस पर कर लिया। अब हम जो रेटिंग कर रहे हैं वो तो हम गट फील पे ही कर रहे हैं ना, इसमें गट फील ही होगी ना रेटिंग करते टाइम। हम सोचेंगे कि हम ये क्या इफेक्टिव होगा क्या नहीं होगा, तो हम रेटिंग उस हिसाब से करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन रहता है दोनों चीजों का, डेटा के साथ गट फील का भी हमेशा। तो एक और चीज है, पहला तो ये हो गया कि हाँ ये प्रैक्टिकली हम दोनों चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर हम सारे ही डिसीजन गट फील से लेने लग जाएं तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम डेटा पे काम करके और अभ्यास करते हैं, हमारे सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। आप इसका एग्जांपल ऐसे लीजिए, अपने आसपास के मित्रों को छोड़ दीजिए, आप सफल लोगों को उठाइए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सफल हुए हैं, क्या वो ऐसे ही गट फील पे डिसीजन लेते होंगे, या वो डेटा एनालिसिस करके पूरा मार्केट को रिसर्च करके डिसीजन लेते होंगे, है ना? अभी रिलायंस जियो आया था, उससे 5 साल पहले 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करने का प्लान कर लिया था, आने से 5 साल पहले। और जब वो लॉन्च हुआ और उसके बाद जो सक्सेस हुई, और आज उसके बिना चलता नहीं। तो ये इस तरीके के एग्जांपल्स लेंगे तो हमारे को ज्यादा अच्छा लगेगा। हम आस पड़ोस, बिकॉज क्या होता है कि हम आस पड़ोस या जान पहचान वाले लोगों का आपको क्या पता है कि उन्होंने कितना रिसर्च किया, कितना डेटा पे उन्होंने एक्चुअल डेटा उठाया, क्या उन्होंने गलत डेटा उठा लिया। डेटा सैम्पलिंग भी इंपॉर्टेंट है कि हमने किस टाइप का डेटा उठाया। मान लीजिए आप सारे ही अनसक्सेसफुल लोगों का डेटा उठा के रिसर्च करो, तो आपको फेलियर ज्यादा नजर आएगा, सक्सेस ज्यादा नजर आएगा। और आप सारे ही सक्सेसफुल लोगों का डेटा उठा के रिसर्च करो, तो आपको सक्सेस ही सक्सेस नजर आएगा। तो डेटा सैंपल ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरीके के लोग हों, और हम रिसर्च करें कि सक्सेसफुल होने के क्या रीजन थे और अनसक्सेसफुल होने के क्या रीजन हो सकते हैं, है ना? थोड़ा सा है, अभ्यास करने का है। हम लोग इतना काम करते रहते हैं, इसलिए हमें अभ्यास है। बट हाँ, शुरू करने के लिए सिंपल है कि आप डेटा इकट्ठा कीजिए गट फील से।
जी अमित जी। जी सर, जैसे टाटा नैनो का एग्जांपल ले लें तो ये तो नहीं कह सकते उन्होंने गट फीलिंग पे ही ये इतना बड़ा गट फील प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा। ये गट फील वाला प्रोजेक्ट था। ये गट फील वाला प्रोजेक्ट था। उनको एक इमोशन आया, देखा बहुत सारे लोगों को चलते हुए बारिश में भीग रहे, परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इन लोगों की मदद करता हूँ, मैं एक ऐसी गाड़ी लाता हूँ जो 1 लाख रुपए में, जनरली 70-80 हजार में बाइक आती है, 1 लाख में गाड़ी दे दूंगा। और उन्होंने एकदम गए और किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं पूछा था। ये केस स्टडी आप पढ़िएगा। ये बिगेस्ट फेलियर है टाटा का और उसको आज तक नहीं फुलफिल कर पाए। टाटा जी गए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं लखटकिया बनाने वाला हूँ और सारा मैनेजमेंट परेशान हो गया था। उन्होंने जब उनको स्टडी करके दिया तो उन्होंने बोला कि सर 1,60,000 रुपए से नीचे पॉसिबल ही नहीं है गाड़ी निकालनी। उन्होंने कहा मैं बोल आया हूँ, आप इसको करो, मुझे नहीं पता कैसे करो। ये गट फील वाला प्रोजेक्ट था, ये डेटा वाला प्रोजेक्ट नहीं था। अगर डेटा पे जाते तो 1,60,000 तो कॉस्ट, मतलब 1,25,000 की तो टाटा को पड़ रही है गाड़ी, और 30-35-40,000 लॉजिस्टिक का खर्चा था और डीलर को भी दोगे पैसे, तो 1,65 से कम। आप देखिए लोएस्ट मॉडल 1,65,000 का बिका था, 1 लाख का किसी को नहीं मिला। तो यही है, ये गट फील वाला प्रोजेक्ट। दूसरा तो सर कि डिसीजन लेना है तो डेटा इकट्ठा करने के लिए डिसीजन को कब तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं? नहीं, टाइमलाइन इम्पोर्टेंट है। टाइमलाइन, हमें टाइम, मान लीजिए कोई डिसीजन आपको 15 मिनट में ही लेना है, तो आप जितना भी डेटा इकट्ठा उस 15 मिनट में कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आग लग गई है, अब आप क्या डेटा इकट्ठा करोगे? आप अपनी गट फील पे जाओगे कि इस आग को बुझाने के लिए क्या क्या डेटा इकट्ठा है, ये आग किस तरीके की है, ये क्या रेत से बुझने वाली है, पानी से बुझने वाली है, क्या ये ऐसी आग तो नहीं सिर्फ पानी यूज नहीं करना। ये डेटा होना तो इम्पोर्टेंट है ना। मान लो बिजली की आग है, पानी से बुझाने चले तो क्या होगा? आग तो बुझेगी नहीं, लेकिन कुछ और लॉस और हो जाएगा। तो ये डेटा तो चाहिए ना डिसीजन लेने से पहले। अगर हमें नहीं पता कैसे बुझानी है तो हमें फटाफट कॉल करना पड़ेगा फायर ब्रिगेड को, और वहां से हटना पड़ेगा कि भाई अब जो होगा फायर ब्रिगेड देखी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ भी छोटी सी चीज है, लेकिन यहाँ भी डेटा इंपॉर्टेंट है। गट फील से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब सही है, आपका सोचना भी अच्छा है, और हम तो खुश भी होते हैं इस तरीके के थॉट्स आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम इससे चैलेंज हमारे माइंड में आ रहा हो। चलिए अमित जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे सुनकर। जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? समय अपनी गति से चल रहा है। फिर विवेक जी भी हैं हमारे साथ, मनोज जी हैं, अभिनंदन जी, तीनों लोग। जी मनोज गुरु जी हैं हमारे साथ, शायद लेफ्ट हो गए। जी विवेक जी। देखो, निर्णय लेने की क्षमता इसे कहते हैं कि 9 बजते ही हमने निर्णय ले रखा है कि हम सीधा बटन दबाएंगे और गायब हो जाएंगे। इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, प्रभावी निर्णय क्षमता। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है लाइव। जी विवेक जी। विवेक जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? आप अनम्यूट कर लीजिए। जी विवेक जी, आप अनम्यूट करें अपने जी आप के लिए। हाँ जी, डिसीजन लेने के बाद कभी कभी परिस्थितियां भी बिल्कुल बदल जाती हैं। तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया था जी उसके अनुरूप कार्य नहीं भी हो पाते हैं, तो उस समय हमें जी क्या करना चाहिए? डिपेंड ये करता है कि क्या हमारे पास समय है उसको ठीक करने का। जी। रिव्यू, रिव्यू जो एक वर्ड यूज किया था ना हमने, समीक्षा करना। हमने मान लीजिए एक डिसीजन लिया, जैसे आपने कभी, इसको ऐसे समझते हैं, चावल पकाते वक्त हम 2-4 दाने निकाल के देखते हैं कि पका नहीं पका, है ना। इसको रिव्यू मैकेनिज्म ही कहते हैं, है ना। फिर, है ना, डिप स्टिक स्टडी बोलते हैं हमारे यहाँ, कि आपने जैसे गाड़ी का तेल चेक नहीं करते कि भैया आपने उसमें निकाल के देखा कि कितना रह गया है उसके अंदर इंजन ऑयल, है ना, डिप स्टिक। तो ऐसे ही आप चेक कर रहे हो, चावल 2-4 दाने उठाए, पका नहीं पका, नहीं पका तो और पकाएंगे, फिर करेंगे, तो पक गया तो ठीक। तो ऐसे ही बीच बीच में समीक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन को। कई बार हमने डिसीजन लिया और हमें लगा कि ये थोड़ा गलत जा रहा है, तो हम बीच में रोक के उसको बदल के दोबारा से उस डिसीजन पे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अब ले लिया डिसीजन तो कुछ भी हो जाए, है ना, करके मानेंगे, है ना। इसमें बहुत फेमस कहानी है, चंपक राय वाली कहानी आपने सुनी होगी, राजा चंपक राय वाली कहानी। और उसकी रानी का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो वो उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि कुछ भी हो लड़ेंगे, और वो हार गए,
है ना। उनको पता था कि हम हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने नहीं अपने लड़के माने। फिर क्या हुआ कि राजा चंपक राय ने बोला भैया अब तो मरना ही है, तुम ही मार दो मुझे। अपनी रानी को बोला और रानी ने उनको मार दिया, फिर खुद मर गई हीरा खाकर। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लॉस हो गया। बहुत पुरानी कहानी है जी। जी अभिनंदन जी। सारंधा रानी, चंपत राय और हाँ सारंधा, सारंधा सही बात इसके ऊपर। तो सारंधा और राजा चंपक राय जबकि बहुत बढ़िया राजा, प्रभावशाली राजा हुआ करते थे, और उनको खत्म करा दिया एक गलत डिसीजन। तो ऐसा नहीं है कि उस डिसीजन से चलते ही रहना है ना। उस डिसीजन को अगर हमें लगता है कि उसमें बदलाव की आवश्यकता, तो बिल्कुल करना है। मान लीजिए चलते चलते रोड पर हमने डिसाइड किया कि चलना है इस रास्ते पर, हमें 2 किलोमीटर जाने के बाद पता पड़ा नहीं हम गलत रास्ते पर हैं, यू टर्न लेके जा सकते हैं। तो अच्छा है ना, 2 किलोमीटर बाद यू टर्न लेके दूसरा रास्ता ले लिया जाए, ना कि 10 किलोमीटर जाके फिर सोचे कि अरे गलती आ गए, है ना, फिर क्या फायदा होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी हमेशा सही डिसीजन ले एक बार में। लेकिन अभ्यास बार बार करने से हम उन चीजों में पारंगत और एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। जब बार बार करते हैं, बार बार डिसीजन लेते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक गट फील आनी शुरू हो जाती है, डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ये सही है और ये गलत है, ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। जैसे ये सबको पता है कि अगर गोली लगेगी तो मर जाएंगे सब, ये डेटा बोलता है ना। और अभी कोई गोली चले तो सब छिप जाते हैं। ये सबको पता है कि स्मोकिंग करेंगे तो लंग्स खराब होंगे, गुटखा खाएंगे तो कैंसर हो सकता है, ये डेटा बोलता है, सच है। तो अब हमें उससे सीख लेके हमारी चॉइस है कि हम सिगरेट पिए, गुटखा खाएं ना खाएं। तो अब ये तो हो गया, डेटा के बेस पर प्रूव्ड हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर करके देखते हैं, वो हम करके ही देख सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसे घबराना नहीं है, डिप करना है, छोटे छोटे रूप में करके देखना है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको टेस्ट करना है, फिर आगे बढ़ना। जब सैम्पलिंग नहीं होती है, पूरा लॉट आया उसमें छोटा पार्ट निकाल सैंपल निकाला, फिर उसके बेस पे पास फेल कर देते हैं, भैया नहीं चलेगा, ये माल खराब है। ऐसे ही करना होता है ना। उसको रिव्यू बोलते हैं, जो हमने रिव्यू पार्ट डाला, समीक्षा करना समय समय पर, है ना। तो वो बहुत आवश्यक है। देखिए एक ही वेबिनार में इतना बड़ा टॉपिक कैप्चर करना थोड़ा सा है, पर 7 दिन की जो आने वाले दिन है, इसमें हम जरूर समझेंगे अभ्यास करते करते कि ये किस तरीके से प्रभावी होगा। जी जी अभिनंदन। थोड़ा सा मुझे सर प्लीज क्लियर करिए, गट फीलिंग अभी शब्द बार बार आ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है गट फीलिंग? गट फील एक्चुअली हमारा जो चक्र होता है ना, जो रूट चक्र होता है, उस वहां से जो हमारा डिसीजन निकल के आते हैं ना, वो गट फील कहलाता है ना। वहां भी वो भी हमारा ब्रेन है। आप पढ़िएगा थोड़ा सा चक्रास के बारे में, तो रूट चक्रा भी हमारा ब्रेन है, और एक ब्रेन ये होता है, ये दोनों आपस में मिले होते हैं। ये ब्रेन डेटा पे काम करता है, और वो ब्रेन पुराना जो हमने किया है कभी, वो गट फील है। गट फील ये कहता है कि अगर गर्म चीज को छुओगे तो आप जल जाओगे, ये गट फील कहता है, ये गट फील है ना। आपका गट फील कहता है कि बहुत ऊंचाई से कूदोगे और आपको चोट लग सकती है, ये गट फील है, क्योंकि इसमें डेटा है ऑलरेडी। बट ये वो डेटा है जो कहीं लिखा नहीं है, या कहीं पर उसको हम रिकॉर्ड नहीं करके रखते, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अभी अभ्यास से सुनकर पढ़कर सीखा होगा। तो गट फील इसलिए इसको बोलते हैं, हमारे गट्स मतलब जो है तुरंत जो है जो क्विक डिसीजन देता है ना। कई बार किसी से मिलते वक्त आपको एहसास हो जाता है भाई ये सही आदमी नहीं है, इससे बात नहीं करनी अगली बार, है ना। वो गट फील है। हो सकता है वो सही हो, बट आपकी गट फील है, आपको उसको देखकर ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि आपका बैक एंड डेटा पुराना 10-20 साल का एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि इस तरीके के लोग सही नहीं होते। वो आपकी फीलिंग हो सकता है वो सही हो, वो आपने जज कर लिया गट से, बट डेटा कहता है वो जेन्युइन आदमी था, है ना, वो देखने में ही ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो वो गट फील होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं उसको जज कर रहे होते हैं, है ना। कई बार हम ऐसे ही बाहर गए ढाबे में, हमें देखने में बहुत खराब लगा, गट फील बोलता है नहीं खराब है, लेकिन जब खाना खाया तो मजे ही आगे, बोले छोड़ दो 5 स्टार। तो अब ये डेटा बोल रहा है कि हाँ सही है, पर गट फील कह रहा था खराब। तो ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है। जी आज की सर जो वेबिनार था इसमें बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात, सारी बातें अच्छी थी, लेकिन लास्ट में जो बात आपने बताई वो एक स्क्वायर बताया, स्वॉट
एनालिसिस का। SWOT analysis, हाँ जी, ये एक्चुअली आपने जैसा बताया ये MBA वगैरह की क्लासेस में है, और आजकल इसको यहाँ नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन में एक कोर्स चलता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ जी, हाँ जी। इंक्लूड हुआ है, और इसको एक्चुअली हम लोगों ने देखा है, पढ़ाया है, और थोड़ा सा मतलब इसको कॉपी वॉपी चेक की है, बच्चों ने जी। लिखा भी है, लेकिन एक्चुअली आज समझ में आया। वो धीरे-धीरे आधार बनता जाता है ना। जी, आप म्यूट हो गए हैं। अभिनंदन जी म्यूट हो गए आप। अभिनंदन जी आप म्यूट हो गए हैं। आगे चल के कैसे लाइफ में, क्योंकि थ्योरेटिकल एक अलग चीज होती है, जब जैसे बताया पढ़ाया वो अलग है, लेकिन अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ, और उसको उस बेस पर अपन अपना वो कर सकते हैं। जी, प्रयोग करना है हमें। जी जी और ये जी जो कार्यक्रम है इसकी यही खूबसूरती है कि हम कर करके सीखते हैं एक्चुअली। तो ये 7 दिन जब जी अभ्यास करेंगे, 6 दिन हम लगातार, तो हमें समझ में आ जाता है की थी, वो क्या जी मायने था उसका कारण क्या था, उसको करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी टाइम बहुत आगे निकल गया है, तो नीरज जी हमारे साथ हैं, सजल जी, तो हम बिल्कुल। मंगलाचरण का सॉरी मेरी भावना करके जी समापन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए और हमारे सभी विभिन्न स्कूलों से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक था प्रभावी निर्णय क्षमता, उसको हमने बहुत ही डीपली समझा है कि हमें जब भी कोई निर्णय लेना है तो क्या क्या स्टडी हमें करने की जरूरत है, और जब भी हम निर्णय लें तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय को लेना है, कि आज हमने सत्र के माध्यम से समझा, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, और हम इसी के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। उससे पूर्व आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को पुनः धारण करेंगे, और एक बार पुनः भगवान आदिनाथ की जयकार के साथ श्री आदिनाथ की अनादि विद्या मोहिका मर्दन किया, आनंद भय विधा मैंने भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को ध्यान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की परमेश्वरी भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभ रात्रि।